हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। तो आज हम अपना सीओए का सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेमोरी हायरार्की समझाई थी। अब उसी से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आपको अगर कंप्यूटर सिस्टम और ये सीओए सब्जेक्ट पूरा समझना है तो पहले पहले आपको ये समझना है कि एक प्रोसेसर काम कैसे करता है। प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर एक मॉडल पे बेस्ड है जिसको बोलते हैं वॉन न्यूमन मॉडल। मैं जब क्लास में ये बच्चों को सिखाता हूं, जब जो हमारी पेड बैचेस होते हैं उनमें मैं बोलता हूं एक बार आपने ये मॉडल समझा, ये पूरे सब्जेक्ट का दरवाजा आपके लिए खुल गया है। इस आंसर में आप सीखते हो व्हाट इज पीसी, सुना होगा, व्हाट इज एसपी, व्हाट इज स्टैक, प्रोग्राम फेच डिकोड एग्जीक्यूट होता कैसे, एमएआर क्या होता है, एमबीआर क्या होता है, आईआर क्या होता है, और इसी के साथ इतनी सारी जुड़ी हुई चीजें सीखते हैं। कहने को तो हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज जिसको बोलते हैं वॉन न्यूमन मॉडल, मगर असलियत में ये एक टॉपिक के अंदर 20 से 25 पॉसिबल क्वेश्चन है जो हम पढ़ रहे हैं। शायद उसमें से कोई एक आ जाए आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो एज यूजुअल शुरू करने के पहले एक बार आपको बता देता हूं कुछ चीजें। अनअकैडमी एक ऑफर के साथ इस वक्त चल रहा है, दैट इज अ 60% डिस्काउंट ऑफर। वो ऑफर प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी अपने फेवरेट टीचर का कूपन कोड लगाना है। अगर आप मेरा लगाना चाहते हो, मेरा कूपन कोड है bharat.ai, बिकॉज ऑफ माई कंप्लीट फॉन्डनेस एंड पैशन फॉर द होल फील्ड ऑफ एआई, एंड बिकॉज इसके आगे एक बहुत जल्दी कोर्स आने वाला है। जब आएगा, जब कोर्स रेडी हो जाएगा, उसके बारे में पूरा अनाउंसमेंट करूंगा। सो दैट इज वाई मैंने पहले से ये कूपन कोड बुक करके रख दिया है, bharat.ai। जिस टीचर का भी आप कूपन कोड लगाते हो वो टीचर आपके मेंटोर बन जाते हैं, और आपका अभी से लेकर गेट एग्जाम देना और उसके आगे वो स्कोर को यूज करके करेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेना, करेक्ट कंपनी में प्लेसमेंट करना, ये पूरा प्रोसेस इस टीचर के थ्रू मेंटोर होता है। तो आप अपना टीचर चूज कीजिए, उनका कूपन कोड डालिए, डिस्काउंट सब में सेम मिलेगा। तो मेरा कूपन कोड है bharat.ai, इससे आपको 60% ऑफ मिलता है। ये ऑफर कब बंद होगा अनअकैडमी डिसाइड करेगा। फ्रॉम व्हाट आई नो जल्दी बंद होके कोई नया ऑफर आने वाला है, एंड शायद नया प्राइसिंग भी आएगा जो शायद इससे ज्यादा हो। हिंट दे रहा हूं, अभी है ऑफर चालू, ले लो। इसके साथ आपको ये भी बात बतानी थी, जो हमारा मेगा बूट कैंप चालू है इस वक्त 27 तक ये बूट कैंप एक्टिव है, जिसमें आपको अमेजोन का 3000 रुपीज का वाउचर मिलता है अगर आप एक पर्टिकुलर टेस्ट दो, और उसमें हमारे सारे वीडियोस जो हैं, जो अनअकैडमी ने यूट्यूब पे डाल के रखे थे फ्री फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न। कुछ बच्चों के लिए अफोर्डेबिलिटी बिकम्स अ चैलेंज, उन बच्चों के लिए फ्री में हम सारे टीचर्स ने एक एक टॉपिक पकड़ के सिखाया है। मैंने सिखाया है पाइपलाइनिंग, जो गेट एग्जाम में ऑलमोस्ट सर्टेन क्वेश्चन है। हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, कभी दो आते हैं। तो वो पूरा टॉपिक मैंने सिखाया है। तो हर टीचर का ऐसे है, आप कोई भी टीचर का देख सकते हो और फिर उनका टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 2 लेक्चर्स यूट्यूब पे है, 2 स्पेशल क्लास अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है जो फ्री है बच्चों को देखने के लिए। आप ये चारों लेक्चर्स देखो, इमीडिएटली टेस्ट सॉल्व करो। अगर आपके बराबर नंबर आए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। द हाईएस्ट प्राइस इज 3000 रुपीज अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। एंड ये है हमारा उड़ान बैच जो इसरो के लिए, और इस वक्त आप अगर न्यूज देखते रहते हो तो आपको पता है इस वक्त इंडिया का नाम कौन रोशन कर रहा है। एग्जैक्टली exactly। तो ये आप भी बन सकते हो। नॉट, आई एम नॉट सेइंग यू विल बी अ रॉकेट साइंटिस्ट, बट यू विल बी अ पार्ट ऑफ द इसरो टीम that is taking the Indian space technology to new heights, literally। ठीक है, तो अगर आपको इसरो बैच ज्वाइन करना है, बहुत हैवी डिस्काउंट चालू है। अगर आपको, कुछ बच्चे बोलते हैं सर कभी कभी लैंडिंग पेज पे डिस्काउंट नहीं दिखते, तो मैं उनको बोलता हूं आपको नहीं दिख रहे क्योंकि आपने किसी का भी कूपन कोड नहीं लगाया। कोई भी टीचर का कूपन कोड लगा दो, या अनलॉक जो जनरल कूपन कोड है वो भी लगा दो, आपको सेम डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज कंप्लीट, जो बेस्ट ऑफर उस वक्त चालू है, सब कूपन कोड्स पे डिस्काउंट सेम मिलता है। बस जैसे मैंने कहा, जो टीचर का कूपन कोड लगाते हो आप उस टीचर को अपना मेंटोर मान के आगे बढ़ते हो। ठीक है, चलो। तो इधर हमने अपना पिछला लेक्चर खत्म किया था, बस इसको 1 मिनट में रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रोसेसर है, ये प्राइमरी मेमोरी है जिसमें सारा काम रैम करता है। रोम खाली किस चीज के लिए होता है, जवाब दो। यस,
रोम का काम होता है बायोस प्रोग्राम स्टोर करना। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है पहले रोम पे जाता है, बायोस रन होता है, वो हार्ड डिस्क पे जाता है, उधर से ऑपरेटिंग सिस्टम लाता है, रैम में लोड करता है। एक बार ओएस रैम में आ गया, फिर ओएस टेक्स ओवर द होल कंप्यूटर, सारे सिस्टम को रेडी करता है, फिर हमारा वॉलपेपर डिस्प्ले करते हैं, उसके ऊपर आइकन्स आते हैं, और फिर हमारा कंप्यूटर चालू होता है। याद है ना ये सारी बातें? और क्या सिखाया था? सारे फाइल्स, सारे प्रोग्राम, सारे एप्स, सारा डेटा, सब कुछ, मूवी, सॉन्ग्स, इमेजेस एटसेट्रा, गेम्स, सब किधर स्टोर होते हैं? हार्ड डिस्क, जो हमारा मेन स्टोरेज मेमोरी होता है। जो भी चीज पे हम क्लिक करते हैं वो पहले आता है रैम में, और रैम से प्ले होता है। क्या पूरा सॉफ्टवेयर आ जाता है? अगर हम कोई मूवी पे क्लिक करते हैं क्या पूरा मूवी आ जाता है? नहीं। मूवी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। वो पार्ट्स को क्या बोलते हैं? शाबाश, बोलो। पेजेस। वन बाय वन पेजेस लोड होते हैं रैम में। याद है कि नहीं? ये सब बातें आगे आएगी बहुत डिटेल में। ये जो मेमोरीज है, ये पोर्टेबल मेमोरीज है, ये पोर्टिंग के लिए यूज होते हैं। जो मैंने कहा, फ्लॉपी पहले पहले आया था, फ्लॉपी गया तो सीडी आया, डीवीडी आया तो सीडी चला गया, उसके बाद आए पेन ड्राइव्स, उसने ये सबको बाहर निकाल दिया, उसके बाद आया क्लाउड। आज तो ये सब में से कोई यूज नहीं करते हैं, हम क्लाउड यूज करते हैं। बट बेसिकली जो भी हो, द आइडिया इज देयर इज अ स्टोरेज मेमोरी यूज फॉर पोर्टेबिलिटी, जो आज के जमाने में क्लाउड है। अभी इस तरफ आते हैं। सर, बच्चे बोलेंगे सर आपने ये नहीं बताया था लास्ट लेक्चर। हाँ, क्योंकि टाइम रन आउट हो चुका था, इसीलिए तो ईमानदारी है, इसके लिए इधर से कर रहा हूं, वरना तो सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाता। चलो, तो जब ये तो समझ में आया कि सारा काम हमारा रैम पे होता है, बराबर। तो इट इज वेरी ऑनेस्ट टू से कि द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर heavily depends upon the speed of its RAM। क्या आप ये बात से सहमत हो? सारे गेम्स, सारे एप्लीकेशंस, आपका इंस्टाग्राम का सारा फीड, सारे रील्स, आप जो गेम खेल रहे हो वो गेम या जो भी देख रहे हो, वो सब रैम में आके प्ले होते हैं। तो जितना फास्ट रैम काम करेगा, उतना फास्ट हमारा कंप्यूटर काम करेगा। ऑब्वियस बात है। रैम दो किस्म के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। बोलो कौन सा रैम ज्यादा फास्ट होता है? हाँ, स्टैटिक या डायनेमिक? जब क्लास में ये पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं डायनेमिक। वो होते हैं फेकू बच्चे। डायनेमिक ऐसे नाम से लगते ज्यादा फास्ट होएगा। फास्टर रैम इज स्टैटिक रैम। उसके पीछे रीजन है। स्टैटिक रैम यूज करता है फ्लिप फ्लॉप, डायनेमिक रैम यूज करता है कैपेसिटर। जब ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा मेमोरी, तब हम इसको और डिटेल में सीखेंगे। हर चीज एक ही लेक्चर में करने की कोशिश करूंगा तो नहीं आएगा। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं मेमोरी हायरार्की। ये जो छोटी सी बात है, इसको डिटेल में रैम सेल के स्टडी में देखेंगे। एनीवे, तो डी रैम यूज करता है कैपेसिटर, एस रैम यूज करता है फ्लिप फ्लॉप। कैपेसिटर टेक्स टाइम टू चार्ज एंड डिस्चार्ज, इसके लिए वो स्लो होता है। फ्लिप फ्लॉप में तो स्टेट चेंज होता है, क्लॉक के ऊपर स्टेट चेंज होता है, तो इट्स एज फास्ट एज अ सिस्टम क्लॉक इफ इट नीड्स टू बी। तो कहने का मतलब है एस रैम बहुत फास्ट है। तो आपके और मेरे कंप्यूटर में जो रैम है, 8 GB, 12 GB, 16 GB, जो भी रैम है हमारे पास, वो कौन सा रैम है? एस रैम है या डी रैम है? हाँ, फास्टर वाला कौन सा है? एस रैम। तो हमारे पास कौन सा रैम है, बोलो बच्चों? हाँ, शाबाश, हमारे पास है डी रैम। हम सबके पास है डी रैम। क्यों? क्योंकि एस रैम बहुत महंगा है। बाय नाउ आपको समझ में आ गया रहेगा, एनी मेमोरी दैट इज फास्टर इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव। और ये भी मैंने लास्ट लेक्चर प्रूव करके बताया था। ये महंगा मतलब 2 टाइम्स महंगा नहीं है। 2 टाइम्स होगा तो चलो हम में से कुछ लोग अफोर्ड कर ही लेंगे। 3 टाइम्स होगा तो भी शायद अफोर्ड कर ही लेंगे। 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, चलो यार एक बार कर लेंगे। ये इसमें फर्क आ जाता है 100 टाइम्स का। तो अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, वो बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इसके लिए हम सब यूज करते हैं कौन सा रैम? डी रैम। मगर मैंने आपको बताया फास्टर रैम कौन सा है? एस रैम। तो आइडिया क्या है? ये पूरा रैम जो 8 GB का है, इसको भले डी रैम रहने दो, एक छोटा सा पॉकेट ऑफ मेमोरी विच इज अ फ्यू MB, नॉट GB, MB, 1000 MB से 1 GB बनते हैं। ये 8 GB का है, ये 4 MB का है। ये है छोटा पॉकेट ऑफ एस रैम, जिसको बोला जाता है कैश मेमोरी, कैशे, असली प्रोनाउंसिएशन। बट कैश बोल दो, सिंपल है, कैचे वैचे मत बोलना प्लीज। सो एनीवे, तो ये कैश मेमोरी है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एक मूवी 2 घंटे का है, तो उसमें से 2 मिनट का मूवी आ जाता है रैम में, जिसमें से 10 से 20 सेकंड का
मूवी आ जाता है कैश में और प्रोसेसर उसको प्ले करता है कैश से। जैसे जैसे कैश का वो पार्ट खत्म होता है, जैसे रैम में रोलिंग में अब पीछे नेक्स्ट पार्ट आने लगता था, वैसे इधर आता है। रैम में क्या आते हैं? पेजेस, बराबर है कि नहीं? कैश में आते हैं ब्लॉक्स। जैसे सेकेंडरी मेमोरी में हर फाइल डिवाइड होता है पेजेस में, रैम का इंफॉर्मेशन डिवाइड होता है ब्लॉक्स में, जो कैश में आता है, जिसमें कैश मैपिंग टेक्निक्स लगते हैं। जो जैसे जैसे ये मेमोरी के टॉपिक्स आएंगे आप सीखोगे, फुल्ली एसोसिएटिव कैश, डायरेक्ट मैपिंग, हाँ, सेट एसोसिएटिव। इतना मस्त टॉपिक, अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट। कोई कोई लोग इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, जबकि इसको समझना बहुत आसान है अगर आप इसका कोर कॉन्सेप्ट समझो तो। एनीवे, जब आएगा टॉपिक तभी देखेंगे। फॉर मी, मैं 7-8 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हर सब्जेक्ट में 40 लेक्चर 30 लेक्चर होते हैं, तो समझ जाओ मैं कुछ टोटली 300 350 टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। फॉर मी, आउट ऑफ दैट द टॉप 3 टॉपिक्स जो हैं उसमें से एक ये है, कैश मैपिंग टेक्निक्स। अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो सुपर सिंपल है, नहीं तो ये इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कुछ भी कर लो इसके आंसर्स आते ही नहीं है। मगर अगर सही कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ो, क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर मिल जाता है विदाउट टचिंग द पेन। एनीवे, मगर उसका कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए तो एज ए टीचर हमारे लिए भी वो चैलेंज होता है टू टीच स्टूडेंट्स। एक ये टॉपिक है, आप सोचोगे टॉप 3 क्या है, सर ने बोला एक है, दूसरा है पेंटियम आर्किटेक्चर, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर, उसको सुपर स्केलर पाइपलाइनिंग बोलते हैं, 2 पाइप्स। और तीसरा है सीरियल डेटा ट्रांसफर ऑफ 8051, 8051 का सीरियल पोर्ट। अगेन एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझ में नहीं आए वो बाय हार्ट ही नहीं कर सकते, जिसको समझ में आए इट इज माइंड ब्लोइंग, ऐसे गूज बम्स आते हैं पढ़ने के टाइम पे। सो फॉर मी एज अ टीचर, आउट ऑफ द 300-400 टॉपिक्स और व्हाटएवर दैट आई टीच, these 3 are always hands down top favorites। जिस दिन ये पढ़ाना है अपने आप मूड बहुत अच्छा होता है, बिकॉज यू नो यू टीचिंग समथिंग फैंटास्टिक। चलो एनीवे, सो ये था हमारा कैश मेमोरी, दैट इज SRAM। तो ये इंट्रोड्यूस किया किसने? ये आज का मेमोरी है, ये आज की टेक्नोलॉजी है। ये इंट्रोड्यूस किया था 80386 ने, जो आया था मिड 80s में। जी हाँ, ये जो अभी तक मैंने डायग्राम बनाया ये मिड 80s का कंप्यूटर है, समझ रहे हो, आज से 40 साल पुराना। फिर जब आया ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोसेसर पेंटियम, जो मैंने अभी बोला, उसका आर्किटेक्चर पढ़ाने में एक अलग ही जुनून आता है, वो टॉपिक पढ़ाने में। पेंटियम ने एक मस्त चीज इंट्रोड्यूस की। हुआ क्या? ये रैम फास्ट है, दैट इज कैश, कैश फास्ट है, प्रोसेसर फास्ट है, दोनों अभी फ्री हो गए इन सब झमेलों से। ये सब स्लो मेमोरीज है, रैम के अंदर होते हैं फ्लिप फ्लॉप, प्रोसेसर के अंदर होते हैं रजिस्टर्स जिनमें होते हैं फ्लिप फ्लॉप। सो टेक्निकली दोनों सेम स्पीड पे काम कर सकते हैं, करते नहीं है मगर कर सकते हैं। तो चलो, दोनों सुपर फास्ट है। अभी सडनली क्लॉक फ्रीक्वेंसीज बढ़ने लग गए। अगर आपको कंप्यूटर हिस्ट्री मालूम हो, 3 मेगाहर्ट्ज बना था, 6 मेगाहर्ट्ज, 6 मेगाहर्ट्ज बना था, 16 मेगाहर्ट्ज, फिर बड़े जंप आने लग गए, 50 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज, 150 मेगाहर्ट्ज, ऐसे बड़े जंप आने लगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों को खुली छूट मिल गई फुल स्पीड काम करने की। फिर एक पॉइंट पे आके वापस बॉटलनेक आ गया। क्या? ये जो मैंने बनाया है, ये ऐसे ही नहीं बनाया, ये है बस, ठीक है, जो बस इन दोनों को कनेक्ट करता है, जो बस इन दोनों को कनेक्ट करता है, वो बस कुड नॉट कोप अप विद द स्पीड। एक पॉइंट आ गया जब ये दोनों बहुत फास्ट है, मगर इनके मीडियम का आप और आपके दोस्त कुछ तो जोक या कुछ तो डिस्कस कर रहे हैं, दोनों में बहुत ईगरनेस है एक दूसरे को टेक्स्ट करने की, फटाफट 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 टेक्स्ट करना चाहते हैं, मगर नेटवर्क स्लो है। सोचो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। सेम थिंग हुआ इंजीनियर्स के साथ। प्रोसेसर फास्ट है, कैश फास्ट है, दोनों के पास कोई लिमिट ही नहीं है, दोनों बहुत तेज बढ़ना चाहते हैं आगे, मगर जो बस है जिससे डेटा ट्रांसफर होता है, बस वो स्पीड को कोप अप नहीं कर सकते। बच्चे बोलते हैं सर बस का क्या स्पीड होता है? बस का भी स्पीड होता है। देखो डेटा होता क्या है, डेटा होता क्या है, एक मिनट जरा सोच लेते हैं इसको। कोई भी चीज बाय हार्ट क्यों करना है? कोई भी चीज को फेस वैल्यू पे क्यों लेना है? बस सर ने बोल दिया ऐसा है तो ऐसा होता है। टाइम है हमारे पास, थोड़ा सोच के इसको समझते हैं कि ये क्या है, फिर बाद में ये कॉन्सेप्ट कभी भूलेंगे नहीं। बस क्या होता है? सेट ऑफ लाइंस। आप एक लाइन सीख लो, एक लाइन कैसे काम करता है वो समझ में आ गया, तो बस कैसे काम करता है वो समझ में आ गया, ठीक है, उसी के मल्टीपल होते हैं। तो आप एक लाइन ले लो, अब ये एक लाइन पे मेरे को डेटा भेजना है। डेटा मतलब गाने भी जाते हैं, मूवीज भी जाते हैं, इमेजेस भी जाते हैं। तो आपको क्या सीखना है कि इसमें गाना कैसे ट्रांसफर होता है, कि मूवी कैसे ट्रांसफर होता है,
कि इमेज कैसे ट्रांसफर होता है, सीखना क्या है? हाँ, आपको सीखना है कि इसमें 1 0 कैसे ट्रांसफर होता है। मैं टेस्ट कर रहा था आपको। अगर आपने पिछला लेक्चर बैठा है तो मैंने आपको ये बात बताई थी। कभी भी मेमोरी, इन कंप्यूटर्स, इन सब के बारे में कुछ भी सोचना है तो बेसिक से सीखो। कोई बस जब एक मूवी ट्रांसफर कर रही है, वो बस को मालूम ही नहीं है कि उसमें मूवी ट्रांसफर हो रहा है। बस के लिए तो जीरोस एंड वंस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी समझना है तो आपको यह समझना है कि एक बिट कैसे ट्रांसफर होता है। अगर आपको यह समझ में आया कि एक बिट कैसे ट्रांसफर होता है, फिर जब वही चीज को मिलियंस ऑफ टाइम्स करोगे तो गाने, मूवी सब ट्रांसफर होंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट फाइनली बॉइल्स डाउन टू ये बस एक बिट को कैसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे करते हैं। इधर से मेरे को भेजना है 10 10 10 10 जो इधर पहुंचना चाहिए, तो क्या होएगा, ये लाइन वीसीसी पे कनेक्ट होएगा, ग्राउंड पे कनेक्ट होएगा, वीसीसी पे कनेक्ट होएगा, ग्राउंड पे कनेक्ट होएगा। जब ये वीसीसी पे कनेक्ट होएगा इधर लॉजिक 1 आएगा, जब ये ग्राउंड पे कनेक्ट होएगा इधर लॉजिक 0 आएगा। सिंपल बात है कि नहीं? तो इसको रैपिडली स्विच होना पड़ता है। ये जो स्विचिंग है, ये कोई मैकेनिकल स्विचिंग नहीं है जो हम हाथ से करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है। कैसे होता है? यूजिंग अ ट्रांजिस्टर। पढ़ा है? हाँ, बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, ये सब पढ़े हैं कि नहीं? टीचर से पूछा क्यों पढ़ा रहे हो? पूछना तो बंद कर दिया बहुत टाइम से, जब से मेट्राइसेस आ गए। जब वो ही नहीं समझा क्यों पढ़ रहे तो बाकी का क्या पूछे? नहीं, ऐसे नहीं होती है इंजीनियरिंग। पूछना चालू करो। हर टीचर को हर चीज मालूम है, या मालूम होनी तो चाहिए। ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर के बहुत एप्लीकेशन है। द सिंपलेस्ट एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज अ स्विच। ये तो मालूम है ना, वीसीसी, ग्राउंड और एक बीच वाला लाइन होता है, उतना तो याद है ना, एकदम बेसिक में बात करो तो उसके बायसिंग से ये लाइन या तो वीसीसी पे कनेक्ट हो सकता है या तो ग्राउंड पे। एंड दिस कैन डू रैपिड, उसका बायस चेंज करने का टाइम मिली सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड्स में होता है, विच मींस दिस कैन डू मिलियंस ऑफ स्विचेस इन अ सेकेंड। ऐसे गाने ट्रांसमिट होते हैं। अगली बार एक यूएसबी को देखोगे ना, देखिएगा ना, उसमें लाइंस है। आप जब डालते हो यूएसबी को उसके ड्राइव में, तो समझ जाना वो जो कनेक्शन, वो जो जॉइंट है ना, वो कनेक्शन, उस जगह पे ट्रांजिस्टर्स है। डिपेंडिंग अपॉन जो डेटा ट्रांसमिट करना है उस हिसाब से वो ट्रांजिस्टर वीसीसी और ग्राउंड में स्विचिंग करते हैं, और दैट इज हाउ डेटा ट्रांसमिट्स, व्हिच मींस द स्पीड ऑफ द बस इज नाउ द स्पीड एट विच दिस स्विचिंग कैन टेक प्लेस। समझ में आया कि नहीं? यही बात थी जो मैं बोल रहा था, स्पीड ऑफ अ बस। तो ये आज भी लिमिटेशन है, उस जमाने की तो बात छोड़ो, आज भी लिमिटेशन है। आज भी कोई भी बस प्रोसेसर स्पीड को मैच नहीं कर सकते। प्रोसेसर स्पीड is in gigahertz, multiple gigahertz, 3 4 4.4 4.6 gigahertz जो आज के प्रोसेसर्स काम करते हैं। एंड द बेस्ट बस टुडे वर्क्स एट 1.2 gigahertz FSB, फ्रंट साइड बस। एनीवे, विदाउट गेटिंग इनटू नंबर्स, बॉटम लाइन ये तकलीफ आज भी है कि बसेस कैन नॉट कोप विद द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर अनलेस देयर इज ऑप्टिकल फाइबर बस, फिर तो उसकी बात ही कुछ और है। अभी आया था ना एक्सट्रीमली हाई इंटरनेट यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। एनीवे, अभी दूसरी बात को डाइवर्ट नहीं करते। तो नॉर्मल मदरबोर्ड में ऑप्टिकल फाइबर नहीं, नॉर्मल बसेस होते हैं। एटलीस्ट जो सिस्टम हम देख रहे हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम है अभी। तो ये समझ में आया कि इसको इंटरेस्ट है, इसको इंटरेस्ट है फुल स्पीड डेटा ट्रांसफर करने में, मगर बीच में बस कैन नॉट कोप अप विद द स्पीड। तो क्या करें? एक ही ऑप्शन है। अब अगर कंप्यूटर को और फास्ट बनाना है तो कैश को प्रोसेसर के अंदर ले लो। ये पेंटियम ने चालू किया था बाय इंट्रोडक्शन ऑफ L1 कैश, जिससे इसका नाम पड़ गया L2 कैश। L1 L2 मतलब लेवल 1 लेवल 2। जो लेवल 1 कैश है वो प्रोसेसर के अंदर होता है। साइजेस में फर्क देखना, ये किलो है, ये मेगा है, ये गीगा है, ये टेरा है। समझ में आ रहा है? इससे 1000 गुना बड़ा ये है। इससे 1000 गुना बड़ा ये है, उससे 1000 गुना बड़ा ये है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ बिग दोज मेमोरीज आर एंड हाउ स्मॉल दिस मेमोरी इज? आर यू क्लियर? ये किलो बाइट्स में आता है क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर है। तो इसमें होता क्या है, 4 KB भी बहुत बड़ा होता है टू बी ऑनेस्ट। 4 KB का मतलब है अगर हर इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है, हाइपोथेटिकल, 4000 इंस्ट्रक्शंस उसमें स्टोर हो सकते हैं। 4000 इंस्ट्रक्शंस में काफी लूप्स, काफी प्रोग्राम्स, काफी पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स आ जाएंगे। सिमिलरली 4 KB डेटा कैश मतलब अगर हर डेटा 1 बाइट का है तो 4000 बाइट स्टोर हो सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये बहुत छोटा है, इसमें भी काफी काम हो जाता है। मतलब एक हार्ड डिस्क में से कोई फाइल खोला तो उसका एक पेज रैम में आया, उसमें से कुछ ब्लॉक्स कैश में आए, उसमें से कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स ये कैशेस के अंदर गए। दूसरी बात, जो L1 कैश होता है उसको बोलते हैं
स्प्लिट कैश। स्प्लिट कैश मतलब कोड और डेटा के लिए अलग कैश है। बच्चा बोलता है ऐसा क्यों किया है? ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये कैश का कोई यूज ही नहीं है। क्यों? मेरे को बताओ। आपको व्हाट्सएप चलाने का, ये बात का हिंट मैंने लास्ट लेक्चर दे दिया था। आपको व्हाट्सएप चलाना है, क्या चाहिए आपको? व्हाट्सएप का प्रोग्राम चाहिए या व्हाट्सएप का डेटा चाहिए? दोनों। व्हाट्सएप का प्रोग्राम क्या काम का अगर कोई मैसेज ही नहीं है? व्हाट्सएप का डेटा खुलेगा ही नहीं अगर व्हाट्सएप नहीं चालू है तो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको व्हाट्सएप चलाना है तो उसका प्रोग्राम भी चाहिए, डेटा भी चाहिए। आपको इंस्टाग्राम चलाना है तो उसका प्रोग्राम भी चाहिए, डेटा भी चाहिए। आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है तो सॉन्ग भी चाहिए और सॉन्ग प्लेयर भी चाहिए। मतलब हर वक्त प्रोसेसर को प्रोग्राम भी चाहिए होता है, डेटा भी चाहिए होता है। अगर आपके पास एक ही कैश है प्रोसेसर के अंदर, देखो कैश ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकते, तो अगर एक ही कैश है तो या तो उसको पूरा प्रोग्राम डोमिनेट कर देगा या तो उसको डेटा डोमिनेट कर देगा, और दोनों में से कोई भी अकेले काम नहीं कर सकते हैं। तो जब प्रोग्राम आएगा डेटा नहीं मिलेगा, जब डेटा आएगा प्रोग्राम नहीं मिलेगा, इवेंचुअली वो कैश कोई काम का होएगा ही नहीं। इसलिए दो सेपरेट कैश रखे हुए हैं, प्रोग्राम के लिए और डेटा के लिए। और इस चीज का पाइपलाइनिंग से कनेक्शन है, बहुत चीजों का बहुत चीजों से कनेक्शन होता है। जैसे जैसे सब्जेक्ट आगे बढ़ेगा पता चलेगा। पाइपलाइनिंग में एक बहुत बड़ा हैजर्ड है जो बच जाता है बाय हैविंग अ स्प्लिट कैश, स्प्लिट कोड कैश एंड डेटा कैश। तो बच्चा बोलता है सर ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो फिर बाहर का कैश को स्प्लिट क्यों नहीं किया? अरे बेटा थोड़ा थोड़ा दिमाग खुद भी लगाना चालू करो। जब कैश स्प्लिट होता है मतलब इसके लिए भी एड्रेस डेटा कंट्रोल सिग्नल्स लगेंगे, इसके लिए भी एड्रेस डेटा कंट्रोल सिग्नल्स लगेंगे, मतलब बस इसके लिए भी लगेगा, इसके लिए भी लगेगा। अब क्योंकि ये सब प्रोसेसर के अंदर है, वो इंटरनल बस है, तो इससे सर्किट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगा क्योंकि ये चिप के अंदर है, प्रोसेसर चिप के अंदर है। मगर ये तो चिप के बाहर है ना। अब इसको भी मैं स्प्लिट बनाऊंगा तो इसके लिए सेपरेट एड्रेस डेटा कंट्रोल बस लगेगा और कोड कैश के लिए सेपरेट एड्रेस डेटा कंट्रोल बस लगेगा, तो मदरबोर्ड में बसेस बढ़ जाएंगे। बोलो बात समझ में आए? देखो हर चीज का जवाब है अगर आप उनसे सीखते हो जिनको सच्ची में सब्जेक्ट मालूम है, एज अपोज टू उनसे जो रात को सीख के सवेरे वीडियो बनाते हैं वो। और गलती उसमें सबसे ज्यादा होती है उनकी जो ये देखते हैं और खुद नजरअंदाज करते हैं, बोलते चलो कुछ तो मिला ना, फ्री है फ्री है फ्री है। हाँ बेटा वो बराबर बात है, फ्री है वो भी बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये सब, ठीक है, ये बात इज अ फैक्ट, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत चीजें पढ़ो और अपने आप को खुश करो, क्योंकि वो नॉलेज से तो कुछ मिलने नहीं वाला है। तो ये आपका डिसीजन है, आप कहां से पढ़ना चाहते हो। अगर आप सही टीचर से पढ़ोगे तो हर चीज का जो असली नॉलेज है वो आपको मिलेगा, नहीं तो बस वही काम चलाओ नॉलेज से। हाँ नैया उससे भी पार हो जाती है कभी कभी, फिर वो किस्मत के ऊपर डिपेंड होता है कितना इजी पेपर है और कौन से टॉपिक्स पूछे गए। मगर सच्ची में नॉलेज चाहिए, सही जगह से पढ़ो, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर वाई, एवरी वाई विल बी आंसर्ड, एवरी हाउ विल बी आंसर्ड। एनीवे चलो, सो अब बिना कोई चीज को छोड़ के पूरा सिस्टम मेमोरी हायरार्की का बन गया है। अब मेरे को बोलो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी कौन सा है? हाँ बस यही सुनना था, सारे मेमोरीज काम के हैं, इसीलिए तो मेमोरी हायरार्की बना हुआ है। सब मेमोरीज लगते हैं। मैंने बोला था जब ये टॉपिक चालू करते वक्त कि मन में ये क्वेश्चन आता है कि सारा का सारा एक मेमोरी से क्यों नहीं होता, एक मेमोरी से नहीं हो सकते। खाली L1 कैश रखूं L1 कैश में आएगा कहां से डेटा? L2 कैश में जो जिसमें आएगा कहां से? रैम में से। रैम में आएगा कहां से? सेकेंडरी स्टोरेज से। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? चलो रोम निकाल दूं, रोम निकाल दूंगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, बायोस होएगा ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लाएगा कौन? हार्ड डिस्क निकाल दूं, चांस ही नहीं है, सारा स्टोरेज किधर करेंगे? रैम में करेंगे रैम तो वोलेटाइल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? रैम निकाल देते हैं, खाली एस रैम रखते हैं, एस रैम बहुत छोटा है, एस रैम को बड़ा करते हैं, बहुत महंगा हो जाएगा, लाखों की बात हो जाएगी। अगर एस रैम ले लिया हमने 8 GB का, लाखों मतलब टेंस ऑफ लैक्स, मिलियंस की बात हो जाएगी। Are you clear? The only thing which you may say is not useful, अगर आप मेमोरी का नाम लोगे, यस फ्लॉपी आज यूज नहीं होता है, सीडीडी भी यूज नहीं होता, मगर ये बदल हो गए, रिप्लेस हो गए बाय पेन ड्राइव्स, जो फिर भी लोग आज यूज करते हैं, और कई लोग वो भी यूज नहीं करते, और रिप्लेस हो गए, क्लाउड हो गया, तो इसका रिप्लेसमेंट आया, ऐसे नहीं तो मेमोरी निकल गया, उसका रिप्लेसमेंट आया। ठीक है, बस अभी मेरे को अगले टॉपिक पे जाना है, उसके पहले मेरे को एक समरी बोलो। जैसे हम, अरे क्या हो गया, डबल कहां से आ गई? जैसे हम प्रोसेसर के नजदीक आते जाते हैं, क्या होता है इन सब मेमोरीज को इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। जैसे हम प्रोसेसर के करीब आते जाते हैं, हाँ मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, बोलो स्पीड को क्या होता है? जो मेमोरी प्रोसेसर से जितना करीब है
वो उतना फास्ट है, स्पीड बढ़ते जाता है। आई ऑल क्लियर? कॉस्ट, जो मेमोरी प्रोसेसर से जितना करीब है वो उतना महंगा भी है, तो कॉस्ट भी बढ़ते जाता है। एंड जो मेमोरी प्रोसेसर से सबसे नजदीक है वो सबसे छोटा मेमोरी है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी घटता जाता है। प्लीज टेल मी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? आप इस तरफ बाहर की तरफ जाओगे तो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगा, इस तरफ आओगे तो स्पीड बढ़ेगा, एंड कॉस्ट इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद स्पीड। जितना फास्ट मेमोरी उतना महंगा होगा। Please tell me now, is the whole memory hierarchy clear? This, by the way, was in this year's ESE paper, this year or last year's ESE paper. ऐसे ही एक क्वेश्चन था मेमोरी हायरार्की के टॉप पे जो मेमोरी होते हैं, इट इज द मोस्ट चीपेस्ट और एक्सपेंसिव। टॉप पे, टॉप मतलब क्लोजेस्ट टू द प्रोसेसर, मोस्ट एक्सपेंसिव। आई ऑल क्लियर? चला, तो ऐसे तीन चार चीजें पूछी थी, आइडेंटिफाई व्हाट इज फॉल्स, मोस्ट एक्सपेंसिव, फास्टेस्ट मेमोरी, लार्जेस्ट कैपेसिटी, और कुछ और था। तो लार्जेस्ट कैपेसिटी वाज द फॉल्स वन, वो जितना प्रोसेसर से नजदीक जाओ उतना छोटा होता है, कुछ ऐसा था। अभी एग्जैक्ट वर्डिंग में कोई याद नहीं, बट यही तीन पैरामीटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलो। तो अभी वॉन न्यूमन मॉडल शुरू करने के पहले आप बोलोगे सर आज के लेक्चर का टाइटल था वॉन न्यूमन मॉडल, 25 मिनट हो गए। हाँ तो क्या हो, पढ़ने ही तो बैठे हैं। कुछ भी अभी तक ऐसे बात बोली जो काम की नहीं, नॉलेज है। पढ़ते 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 ये एक आंसर सीखते सीखते हम 4-5 सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, आपका सिलेबस क्या है? आप गेट के लिए प्रिपेयर करो, इसरो के लिए करो, बीआरसी के लिए करो, निमसेट के लिए करो, सब्जेक्ट वही है। एग्जाम का लेवल चेंज होता है, एक दो टॉपिक निकलते हैं, एक दो टॉपिक जाते हैं, बट ओवरऑल सब्जेक्ट वही है। तो आपका सब्जेक्ट ये डायग्राम है, प्रोसेसर, मेमोरी, आईओ। प्रोसेसर में दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। तो ये है आपका सब्जेक्ट, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट आईओ प्रोसेसर। एएलयू में आप नंबर रिप्रेजेंटेशन सीखते हो, फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सीखते हो, और डेटा पाथ सीखते हो, मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड होता कैसे, उसमें डेटा मूव कैसे होते हैं, कौन से रजिस्टर से यूज करके हम ये एएलयू बिल्ड करते हैं। कंट्रोल यूनिट सीखते हो जिसमें इंस्ट्रक्शंस फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट होते हैं, उसका पूरा प्रोसेस। ये सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है इस सब्जेक्ट का, सबसे ज्यादा दिमाग ये टॉपिक सीखने में लगता है, जिसमें एड्रेसिंग मोड्स आते हैं, सुना होगा टॉपिक का नाम, पाइपलाइनिंग आता है जिसमें खतरनाक न्यूमेरिकल्स आते हैं, और नॉट ओनली न्यूमेरिकल्स, पाइपलाइनिंग का थियरी बहुत इंटेंस है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आता है जिसमें अगेन हर साल न्यूमेरिकल्स आते हैं, और वो वही कर सकते हैं जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। तो ये बहुत, जैसे मैंने कहा, सबसे इंटेंस पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ये है। फिर आता है मेमोरी, जो सबसे बड़ा पार्ट है, इंटेंस नहीं है। मेमोरी इज वेरी लाइट एक्सेप्ट फॉर कैश मेमोरी, जिसको समझने में सच्ची में हाई आईक्यू लगते हैं। बाकी का सब इज वेरी लाइट, पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज, वो सब तो वो सम सॉल्व न्यूमेरिकल्स उसमें भी आते हैं, बट सॉल्व करते करते मुंह पे बहुत बड़ा स्माइल होता है, बिकॉज यू नो इट इज वेरी इजी। लॉन्ग होते हैं मगर बहुत इजी होते हैं। एड्रेस ट्रांसलेशन नॉलेज अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान होते हो। मेमोरी हायरार्की, मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पे एक और टाइप का न्यूमेरिकल आता है जिसको बोलते हैं एक्सेस टाइम, तो वो भी हम करने वाले हैं। एंड लास्टली द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज आईओ, जिसमें इंटरप्ट्स, डीएमए, आईओ डेटा ट्रांसफर स्कीम्स, वो सब आते हैं। तो प्रोसेसर, मेमोरी एंड आईओ, ये है आपका सिलेबस। हम जा रहे हैं इसके अंदर, ये प्रोसेसर की अंदर की बनावट, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, इसको, दैट मींस डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम देखने वाले हैं। अब हम ये डायग्राम पे आते हैं जो आज के लेक्चर का असली टॉपिक है, वॉन न्यूमन मॉडल। सो दिस जेंटलमैन वॉन न्यूमन प्रपोज्ड दिस मॉडल बहुत सालों पहले, मच बिफोर 1885 एक्चुअली बना था। कितना हाई लेवल ऑफ आईक्यू है, हम तो इसको आज पढ़ रहे हैं। ये मॉडल प्रपोज हुए 70 साल हो गए हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो उस वक्त ये डिसाइड किया था कि अगर आगे जाके एक माइक्रो प्रोसेसर बनेगा, 70 या 60-65, आई एम नॉट अ हिस्टोरियन बट यू गेट द पॉइंट, बिफोर 1885। तो तब ये डिसाइड हुआ था कि अगर आगे जाके कोई भी प्रोसेसर बनाए तो इस मॉडल पे बेस्ड होएगा पूरा प्रोसेसर। और बात एकदम खरी निकली। देखो, इस सिंपल बात है, 1885 मिड 70s में रिलीज हुआ। ऐसे नहीं है कि रात को किसी ने सोचा चलो 8085 बनाते हैं,
और सवेरे बन गया, ऐसे नहीं है। बहुत डेवलपमेंट साइकिल से गुजर के 10-15 साल के डेवलपमेंट साइकिल से गुजर के फाइनली वो बना। उससे इंटेल के पहले दूसरों ने ट्राई किया, इवेंचुअली इंटेल ने रिलीज किया 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जैसे आज एआई इतना धूम मचा रहा है, हम सब सोच रहे हैं वाओ वी आर इन द एआई जनरेशन। क्या एआई आज से शुरू हुआ है? व्हेन आई वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट लेट 90s, हमारा एक सब्जेक्ट था कॉल्ड एआई। ये तभी से, और तभी भी शुरू नहीं हुआ जब मुंबई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट ये है, मतलब शुरू तो ये उससे भी 10 साल पहले हुआ है, मगर आज उसका असली रूप, उसका पावर बाहर आना चालू हुआ है। तो सेम थिंग 8085 जिस दिन बना था उस दिन ये डायग्राम नहीं बना था, उसके 10-15-20 साल पहले से ये कॉन्सेप्ट बन गया था कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर बनेगा तो इस प्लेटफॉर्म पे बनेगा। तो ये मॉडल को बोलते हैं वॉन न्यूमन मॉडल। और एज अ टीचर जो इतने सालों से माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स और सीओए पढ़ा रहे, मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूं, अब से लेकर लेक्चर खत्म होने तक मेरी अगर हर बोली हुई बात समझ जाओ तो आपको 8085 आसान लगेगा, 8086 आसान लगेगा, और वो सब तो छोड़ो, आपको पूरा कंट्रोल यूनिट जो मैंने बोला इज द मोस्ट इंटेंस पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट, आपको वो आसान लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक डायग्राम है जिसको अच्छी तरह से आना चाहिए। यस, ईएससी पेपर में, ईएससी में प्रीलिम भी होता है और मेन होता है। मेन में तो प्रॉपर थियरी आंसर्स लिखने हैं, उसमें ये आता है एज अ प्रॉपर क्वेश्चन, डायग्राम बना के पूरा आंसर लिखना है। बट अदर देन दैट ऑल्सो इसमें वो सारी चीजें हैं जो गेट और इसरो में पूछे जाते हैं, पीसी, एसपी, एमएआर, एमबीआर, जिसको एमडीआर भी बोलते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, एएलयू, फ्लैग रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सब तो हमारे काम के हैं, तो वही तो हमको सीखना है। इन सब का इंडिविजुअल डेफिनेशन चाहिए मैं अभी लिख दूं, कुछ नहीं समझ में आएगा। जब इनको देखें कि ये काम कैसे करते हैं तो अब इतना डीपली समझ में आएगा कि इसको कभी भूलोगे नहीं। और यही तो वो सारे पिलर्स है जिन पे खड़े रह के आप कंट्रोल यूनिट सीखते हो। अगर ये मत समझा तो कंट्रोल यूनिट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कहा इधर मुझे चाहिए फुल कंसंट्रेशन, बहुत स्लो जाऊंगा, कोई घाई नहीं है। मुझे ग्रीन सिग्नल दिया है अनअकैडमी ने, जितना लंबा आपको लेक्चर लेना है लो, आपकी मर्जी, नो फोर्स, नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो मेरा गोल है कि जब ये खत्म हो आप इस डायग्राम को एकदम चैंपियन की तरह आंसर कर पाओ। ठीक है, दैट इज माय गोल। तो कितना टाइम लगे उस पे वो हम देखते हैं। चलो, फर्स्ट थिंग हम देखेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता कैसे है। ठीक है, वन थाउजेंड, 1001, 1002, 1009, ये है एड्रेसेस। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, 10th इंस्ट्रक्शन, ये है हमारे इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक प्रोग्राम। ये है एड्रेस बस, ये है डेटा बस, ये है कंट्रोल बस, टुगेदर बोलते हैं सिस्टम बस। ये है हमारा प्रोसेसर, ये है पीसी, ये है आईआर। ठीक है, चलो, मैंने अभी कुछ भी नहीं सिखाया है, खाली जो चीजें लिखी है वो पढ़ने को हो रहा है। कैन यू रीड देम क्लियरली? ठीक है, बस दैट्स ऑल। मैंने कुछ सिखाया नहीं है तो ये मत सोचो अरे क्या बोला सर ने, मैंने कुछ सिखाया ही नहीं अभी तक। चलो शुरू करते हैं। ये एड्रेस है, ये उसमें स्टोर हुए इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारा मेमोरी है। ठीक है, बोलो, हम सीख रहे हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता कैसे। बोलो, प्रोग्राम किधर स्टोर होते हैं? सारे प्रोग्राम स्टोर किधर होते हैं? मेमोरी में। तो ये है हमारा प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी। ठीक है, व्हाट इज अ प्रोग्राम? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये है हमारे इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में। ठीक है, एट डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस। इधर तक कोई दिक्कत नहीं, सोचो ये आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन।
सोचो ये आपका इंस्टाग्राम है, जो ऐप सोचना चाहते हो, जो आपका फेवरेट ऐप है, बस उसको रखो दिमाग में और आगे बढ़ो। ये है प्रोसेसर, ये है 3 बसेस, एड्रेस डेटा कंट्रोल। क्या आपको तीनों बसेस मालूम है क्या होते हैं? 1 मिनट, हाँ पानी पी रहा हूं। हाँ, मालूम है एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। अगर थोड़ा थोड़ा मालूम है तो काफी है। डिटेल में सीखना है, मेरा कोई भी इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने तीनों बसेस को डिटेल में सिखाया। ठीक है। एड्रेस बस से प्रोसेसर एड्रेस देता है, डेटा बस से डेटा ट्रांसफर होता है, कंट्रोल बस से प्रोसेसर बताता है उसको रीड करना है या राइट करना है। दैट्स ऑल आई वांट यू टू नो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। उससे ज्यादा, जैसे मैंने कहा, डिटेल में बस से सीखने मेरा कोई भी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। चलो, ऐसे इतना टाइप करो, भरत भरत आचार्य इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर्स, उसमें मैंने एकदम निचोड़ के समझा ये तीनों बसेस क्या करते हैं। चलो, पे अटेंशन। अभी अगर प्रोसेसर को ये प्रोग्राम रन करना है, उसके लिए हर इंस्ट्रक्शन को पहले फेच करना पड़ेगा। यू अग्री? तो ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए मेरे को ये इंस्ट्रक्शन से शुरू करना पड़ेगा, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। कोई भी इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए उसका एड्रेस लगता है। ये एड्रेस होता है प्रोसेसर के अंदर इन अ रजिस्टर कॉल्ड पीसी। तो इधर से बात शुरू होती है, मतलब हर इंस्ट्रक्शन की जर्नी शुरू यहां से होती है, पीसी। बच्चा बोलते सर पीसी में ये फर्स्ट एड्रेस आता कहां से है? वेरी गुड क्वेश्चन। हम देते हैं, आप और मैं। कैसे देते हैं मेरे को बताओ। आपके फोन में होम स्क्रीन पे बहुत सारे आइकन्स है, हर आइकन एक ऐप का आइकन है, बराबर है कि नहीं? व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का और बाकी के जो भी आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, ईमेल, जो आपके यूजफुल एप्स हैं, ठीक है, सबका आइकन है। अब लेमैन को ये आइकन दिखते हैं, आप लेमैन तो नहीं हो। ये क्या है? ये है, हाँ शाबाश, ये क्या है? एड्रेसेस ऑफ ऑल द एप्स। समझ में आया कि नहीं? लेमैन से ऊपर बढ़ो। आपने एम ही इतना मस्त किया है, आप गेट देना चाहते हो, है कि नहीं? इसरो देना चाहते हो, इंडिया के सबसे लीडिंग साइंटिस्ट के ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको लेमैन से 10 लेवल ऊपर सोचना ही पड़ेगा, है कि नहीं? लेमैन जो होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उनको ये सब क्या दिखते हैं? आइकन्स। जो इंजीनियर्स होते हैं उनको मालूम है आइकन तो बस ऐसे ही बहलाने के लिए बनाए हुए हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेसेस ऑफ ऑल दोज एप्स। आप जब क्लिक करते हो व्हाट्सएप पे, तो आप क्या बोल रहे हो अपने फोन को? जाओ व्हाट्सएप चलाओ, मतलब आप उसका एड्रेस दे रहे हो। बोलो, बात समझ में आया? वो आइकन के पीछे छुपा हुआ होता है उसका एक्चुअल एड्रेस। समझ में आया कि नहीं? चलो, तो हर ऐप को रन करने के लिए हम ही बोलते हैं ना, हमने अगर व्हाट्सएप क्लिक नहीं किया तो थोड़ी अपने आप खुल जाएगा, अपने आप किसी को मैसेज भेजना चालू करेगा। चलो हम ही बात शुरू करें, ऑब्वियसली नॉट। सिमिलरली कैमरा अपने आप चालू हो गया, डिजास्टर हो जाएगा, एंड सो ऑन। यू गेट द पॉइंट। चलो, तो एड्रेस हमने दिया, तो ये 1000 इज द स्टार्टिंग एड्रेस। अब पीसी के पास क्या है? फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है या उसका एड्रेस है? एड्रेस। ये एड्रेस जाएगा एड्रेस बस में। ये इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल सिग्नल बोलेगा रीड करो, मतलब इंस्ट्रक्शन फेच करो। ये इंस्ट्रक्शन निकलेगा मेमोरी से, प्रोसेसर के पास आएगा थ्रू विच बस? बोलो बोलो, एक ही बस है जिससे प्रोसेसर के अंदर कुछ आ सकता है, कौन सा बस? हाँ, डेटा बस। शाबाश। तो ये इंस्ट्रक्शन आएगा प्रोसेसर के अंदर थ्रू द डेटा बस। बहुत गहरी बात आपने पकड़ी है, खुद ही पकड़ी है। अभी इसको पकड़ के रखो। इंस्ट्रक्शन कौन से बस से आया? डेटा बस। अगर डेटा भी लाना होता कौन से बस से आता? वो भी डेटा बस से आता था। हाँ, क्या बोला मैंने? हाँ हाँ, सुना कि नहीं सुना? इंस्ट्रक्शन भी डेटा बस से आता है, डेटा भी डेटा बस से आता है। ये देखो, ये प्रोसेसर है, ये मेमोरी है। मेमोरी में प्रोग्राम्स भी स्टोर होते हैं, मेमोरी में डेटा भी स्टोर होता है, मेमोरी में व्हाट्सएप भी स्टोर है, मेमोरी में व्हाट्सएप के मैसेजेस भी स्टोर है। जो प्रोग्राम आएगा वो भी डेटा बस से आएगा, जो डेटा आएगा वो भी डेटा बस से आएगा। प्रोसेसर के अंदर कुछ भी आता है तो डेटा बस से ही आता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? शाबाश शाबाश। चलो, पे अटेंशन ओवर हियर नाउ। डोंट लाइक डूइंग दैट। किधर गया मेरा डस्टर? आई डोंट लाइक पुट माय हैंड ऑन द बोर्ड। चलो, स्लिपरी हो जाता है बोर्ड ऑफ दिस। एनीवे, सो ये बात समझ में आ गई एवरीबॉडी? सो जो इंस्ट्रक्शन फेच होके आया है कौन से बस से आया है? डेटा बस। यस एवरीबॉडी, क्लियर? नाउ ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के अंदर आया तो ऐसे हवा में थोड़ी घूमता रहेगा,
इट विल कम इनसाइड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये आ गया हमारा इंस्ट्रक्शन इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आर यू ऑल क्लियर? रजिस्टर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा। पीसी भी एक रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी एक रजिस्टर है, दोनों अलग चीजें करते हैं। पीसी होल्ड्स एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जब वो फेच होके आता है। बोलो, बात समझ में आई? चलो कंटिन्यू करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, इमीडिएटली ये जाएगा इनटू इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है, और फिर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होएगा बाय द एएलयू। छोटा छोटा बना रहा हूं क्योंकि ये मेरे डिस्कशन में कोई रेलेवेंस नहीं है। जब ये सब हो रहा है, साइड बाय साइड पीसी इंक्रीमेंट होएगा। मैंने ये नहीं बोला अगला इंस्ट्रक्शन फेच होएगा, वो आगे है, वो पाइपलाइन नहीं है, वो कुछ और ही टॉपिक है। मैंने ये नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूं साइड बाय साइड पीसी इंक्रीमेंट होएगा। देखो, प्रोग्राम कैसे चलना चाहिए, रैंडमली और सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली बचपन से आपने सीखा है, अगर प्रोग्राम ऐसे लिखते हैं तो ऐसे ही एग्जीक्यूट होते हैं। बराबर है कि नहीं? क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये देखो, ये है ग्रेविटी। क्या इसके वजह से, जैसे ग्रेविटी ने पेन को नीचे गिराया, क्या प्रोग्राम उसकी वजह से सीधा चलता है? नहीं, हर चीज का एक रीजन होता है। मैंने बोला ना, सही जगह से पढ़ोगे तो हर एवरी वाई विल बी आंसर्ड। लुक हियर, तो ये जो प्रोग्राम ऐसे चलता है वो इसके लिए ऐसे चलता है क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन के बाद पीसी gets incremented. That is how the program goes in a sequential manner. Please tell me, did you understand this? Yes, programs are executed sequentially because after every instruction PC gets incremented. Is that clear? अब मेरा एक सवाल है, जवाब दो। PC कब इंक्रीमेंट होना चाहिए? जब एक इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद पीसी इंक्रीमेंट होना चाहिए, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, ऐसे होना चाहिए। या फिर जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन फेच हो गया पीसी इंक्रीमेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली फेच हुआ, डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद पीसी इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद अगले इंस्ट्रक्शन को फेच किया, इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब एक इंस्ट्रक्शन फेच होके प्रोसेसर के अंदर आ गया, पीसी का काम खत्म हो गया। जब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो होने दो, साइड बाय साइड पीसी इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब जब हम ये इंस्ट्रक्शन 1000 वाला कर रहे हैं, उस वक्त पीसी में ऑलरेडी 1001 नंबर आ चुका है। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड? जब हम 1001 वाला इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पीसी के अंदर 1002 आ चुका है, विच मींस पीसी ऑलवेज कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। दैट इज द डेफिनेशन। ये था हमारा पहला रजिस्टर जो काम का था। पीसी कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। आर यू क्लियर? करंट इंस्ट्रक्शन या नेक्स्ट? नेक्स्ट। करंट इंस्ट्रक्शन तो फेच हो गया है, उसके एड्रेस का भी आचार डालना है। पीसी नीड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये होता है पीसी का डेफिनेशन, उसमें हमेशा अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। प्लीज टेल मी, इज दिस पॉइंट क्लियर? एब्सोल्युटली। ओए एक सेकेंड, एक सेकेंड में से कैमरा हिल गया। 1 सेकेंड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या देयर यू गो। यस, एवरीबडी क्लियर? हाँ, चलो। पीसी हर इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है? इंक्रीमेंट। अब मैं इधर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, सही जवाब देना। व्हाट इज पीसी? एन इंस्ट्रक्शन, अ प्रोग्राम, एन एएलयू और अ रजिस्टर? ए बी सी डी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कमेंट्स में लिखना 1A। अगर आपका ए जवाब है तो कमेंट्स में लिखना, मेरे को देखना है कि आप क्या समझ रहे हो और क्या, so that I improve. Everybody has a scope of improvement. I myself believe all the time. Everyone should improve all the time. चलो, तो अब मेरे को अपने इंप्रूवमेंट के लिए पूछ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपका करियर बनाने में, आप थोड़ा मुझे भी हेल्प करो। बस खाली उधर लिखो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या लग रहा है, ऐसे लिखना। हाँ, 1A, बहुत क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सो व्हाट इज पीसी? पीसी खुद क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम है, एएलयू है या रजिस्टर है? रजिस्टर। पीसी इज अ रजिस्टर। सो आंसर इज 1D। प्लीज टेल मी, ये करेक्ट आया आंसर? शाबाश, शाबाश। और बहुत पूछने वाला हूं, बहुत पूछने वाला हूं। वेयर इज पीसी? शाबाश। पीसी है, पीसी का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। वेयर इज पीसी? फर्स्ट क्वेश्चन, इन मेमोरी। Second question, in bus. Third question, in processor. And fourth question, in processor.
इन रॉन्ग. वेयर इज पीसी? वेयर इज पीसी होता किधर है? पीसी इज अ रजिस्टर, जो पिछला क्वेश्चन का आंसर था. इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्रोसेसर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ए बी सी डी क्या करते हैं भरत? सो 2C. आई ऑल क्लियर? यस, आई ऑल क्लियर. चलो, ये दोनों था वार्म अप. अब आएगा असली क्वेश्चन. चलो, पे अटेंशन हियर. हाँ, अब ये असली क्वेश्चन आएगा. पीसी is a register present inside the processor. It contains, this is question number 3, the next instruction, the current instruction, address of the present instruction, address of the next instruction. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बोलो. कमेंट में लिखना जरूर. 1 सेकेंड लगेगा आपको, उससे मुझे पता चलेगा आप कितना अच्छा सीख रहे हो. वैसे मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर का पेसिंग डिसाइड करूंगा. ठीक है, लिखो जरूर. हाँ, पीसी में. और इफ यू आस्क मी, अभी तक जितना पूछा उसमें से ये इंपॉर्टेंट है. ये आएगा, आएगा मतलब आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, आएगा मतलब आई एम नो वन टू से आएगा, आ सकता है. PC is a register present inside the processor. ये तो करेक्ट है. It contains the next instruction. Nonsense. It contains the current instruction. Nonsense. It contains address of the present instruction. Nonsense. It contains address of the next instruction. Please tell me, did you all understand this? PC always contains the एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. ऐसे ही एक और क्वेश्चन, अभी इसको अच्छी तरह से आंसर करना. क्वेश्चन नंबर 4. जिनका गलत आंसर आया, आई एम गिविंग यू अ चांस टू रिडीम योरसेल्फ. अब सही आंसर देना. पीसी इज incremented after every instruction is fetched. After every instruction is decoded. After every instruction is executed. And fourth, after every interrupt. कब इंक्रीमेंट होता है पीसी? पीसी इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर, वेरी नाइस, एवरी इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड. इसीलिए तो इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. शाबाश. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? नॉट डिकोडेड, नॉट एग्जीक्यूटेड. और इंटरप्ट तो मैंने सिखाया भी नहीं. हाउ कुड यू इवन थिंक दैट दैट्स द आंसर? ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पूरी तरह से समझ में आ गया. वेरी गुड. देखा, बोलने को तो हम वन न्यूमन मॉडल सीख रहे थे. साइड बाय साइड हमने पीसी सीख लिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीख लिया, फेच डिकोड एग्जीक्यूट. ये प्रोसेस का मतलब समझ में आया, ये भी समझ में आया पीसी इंक्रीमेंट आखिर होता कब है. ऐसे ही अभी नेक्स्ट चीज, शाबाश, स्टैक ऑपरेशंस पे अटेंशन. देखो कितना टाइम हो गया, 1 सेकेंड, जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम. नॉट दैट आई हैव डिसाइडेड कि 1 घंटा 10 मिनट लूंगा, जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम. स्टैक ऑपरेशंस आप सबको मालूम है. स्टैक ऑपरेट्स इन द मैनर लास्ट इन फर्स्ट आउट. स्टैक होता क्या है? अ डेटा स्ट्रक्चर. इधर ये देखो, ये होता है स्टैक. ये है स्टैक. ये एक एलिमेंट है, ये उसके ऊपर दूसरा एलिमेंट है, ये उसके ऊपर तीसरा एलिमेंट है. हम ऐसे ही बोलते हैं ना इंग्लिश में, वी हैव स्टैक्ड देम अप. दिस इज अ स्टैक. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द स्टैक? 3. हु एंटर्ड फर्स्ट? 1, फिर 2, फिर 3. अब मैं निकालने जाऊंगा तो पहले किसको निकालूं? हाँ, चश्मे को. और किसी को भी निकालूंगा चश्मा टूट जाएगा. Yes, so no. So the element that goes in last is the one that comes out first. Hence the name last in first out.
आर ऑल क्लियर? सिंपल सी बात है, उसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें अगर आप 1 2 3 4 डालोगे तो आपको मिलेगा 4 3 2 1। इसके ऑपोजिट भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्यू, उसमें आप अगर 1 2 3 4 डालोगे आपको 1 2 3 4 मिलेगा, मगर स्टैक में अगर आपने 1 2 3 4 डाला आपको 4 3 2 1 मिलेगा। सो क्यू वर्क्स इन फर्स्ट आउट, स्टैक वर्क्स इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। दोनों यूजफुल है। ज्यादा कौन से यूज होते हैं? स्टैक्स बहुत यूजफुल होते हैं। क्यों? ये देखो बेटा, इतने यूजफुल है। तकलीफ क्या है ना, बच्चे इंजीनियरिंग पूरा खत्म कर देते हैं, सी प्रोग्रामिंग में स्टैक पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक पढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पढ़ते हैं, सीओए में स्टैक पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग खत्म हो गई, मालूम भी नहीं है ये यूज किधर होते हैं। फिर काहे के इंजीनियर बने? फिर क्या सीखा इंजीनियरिंग में? नॉलेज लेवल किधर है? इसीलिए तो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ बोलते हैं 70% इंजीनियर्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयबल। बहुत दुख होता है ये सुन के। गलती बच्चे की नहीं है, बिल है ही नहीं गलती बच्चे की। बच्चे तो मोल्डेबल होते हैं, बच्चों में तो इतनी एनर्जी होती है सीखने की, सही चीजें सीखेंगे तो फिर 30% तो है ना एम्प्लॉयबल, मतलब वो तो कुछ सही चीज कर रहे हैं ना। तो अपने आप एक दूसरे से आइडियाज लेके समझो सही चीज क्या होती है। चलो, तो बच्चे बोलते हैं स्टैक क्यों प्रेफर होता है, स्टैक किधर यूज है? देखो 1 2 3 4 ये स्टैक है। अगर क्यू होता था तो 1 2 3 4 डालने पे 1 2 3 4 मिलता था। क्यू ऐसे चलता है, 1 2 3 4 डाला 1 2 3 4 ही बाहर आएगा। स्टैक ऐसे चलता है। आर यू क्लियर? तो 1 2 3 4 डाला 4 3 2 1 पहले बाहर आएगा। बोलो समझा? तो इसका मतलब है स्टैक में हमेशा लेटेस्ट डेटा पहले मिलते हैं। क्या ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपने देखा है? हजारों हजारों देखे हैं, बोलते बोलते थक जाऊंगा, अगले 2 घंटे बोलते रहूंगा, फिर भी एग्जाम्पल्स खत्म नहीं होंगे, इतना यूजफुल होते हैं स्टैक। इट्स सो रिडिक्युलस कि बच्चे ने पूरी इंजीनियरिंग कर दी और उसको ये बातें नहीं मालूम है। बहुत ऐसे लगते हैं टीचर्स करते क्या है फिर, ये मेरे को बताओ। आपने अभी व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस कैसे स्टोर होते हैं? रैंडमली स्टोर होते हैं या एक स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं? स्ट्रक्चर में। सो दैट्स अ डेटा स्ट्रक्चर। आपने जैसे ही व्हाट्सएप खोला आपको ऊपर ऊपर क्या देखना है? लास्ट ईयर का मैसेज, परसों का मैसेज, या लेटेस्ट मैसेज? लेटेस्ट। अब ये वीडियो चलते चलते आपको 4 लोगों ने मैसेज किया, बहुत पॉपुलर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जब आप व्हाट्सएप खोलोगे जो लेटेस्ट मैसेज था वो सबसे ऊपर आएगा, विच मीन्स दैट स्ट्रक्चर इज अ स्टैक। समझ में आया कि नहीं? जब आप वो चैट भी खोलोगे उसके अंदर भी जो मैसेज है उसमें लेटेस्ट मैसेज आपको सामने जहां पे आप टाइप करते हो उधर लेटेस्ट मैसेज दिखेगा, विच मीन्स अगेन दैट इज अ स्टैक। बहुत एग्जाम्पल है। आप पिकनिक पे गए, पिकनिक बोल रहा हूँ कहाँ पे, दोस्तों से मिलने गए, फोटोज लिए 1 2 3 4 20 30 40, बस मजा आ रहा है, बहुत सारे फोटोज लिए, घर पे आए, अब बोला चलो फोटोज देखते हैं। आपने कैमरा फोल्डर खोला, पहले तो फोटो स्कैटर्ड होते हैं या स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं? स्ट्रक्चर में, या कैमरा फोल्डर। अब उसमें जब आपने वो फोटो फोल्डर खोला, पहले पहले आपको कौन सा फोटो देखना है? लास्ट ईयर वाला फोटो? जो लेटेस्ट है वही देखना है ना। सो दैट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो अ स्टैक। वही वैसे ही दिखता है, लेटेस्ट फोटो सामने ऊपर आता है। बात समझ में आई कि नहीं? और एग्जांपल्स, ईमेल फोल्डर जब खोलते हो आपको परसों का ईमेल नहीं देखना है, लेटेस्ट ईमेल देखना है, दैट इज अ स्टैक। सो ऑन इंस्टाग्राम में हर कमेंट्स जो हम लिखते हैं दैट इज अ स्टैक। जो पहले ओरिजिनल फीड आती थी वो भी स्टैक थी, अभी तो फीड मॉडिफाई हो गई है एज पर इंटरेस्ट, लॉट ऑफ एआई इन दैट। एनीवे, एसएमएस, योर कॉल लिस्ट, आपके फोन में होता है ना रिसेंटली डायल लिस्ट, दैट इज अ स्टैक। जो सबसे लेटेस्ट जिसको फोन किया वो सबसे ऊपर होता है कि नहीं? एंड सो ऑन, आई कैन गो ऑन द होल डे। इतने एग्जाम्पल्स है, इसीलिए हम स्टैक्स पढ़ते हैं। आप अगर आपको स्टैक यूज नहीं करने आता है तो ये सब जो मैंने एग्जाम्पल्स बोले इनमें से आप कुछ भी नहीं बना पाओगे, फिर काहे के इंजीनियर बने? है कि नहीं? हर चीज में प्रोग्रामिंग में स्टैक्स लगते हैं, एवरीथिंग रिक्वायर्स स्टैक। आप अगर ये रिमोट कंट्रोल फैन, अभी देखो ये आइडिया मेरे को अभी मन में है, रिमोट कंट्रोल फैन, रिमोट कंट्रोल लाइट्स, ये पीछे जो लाइट्स हैं सबका कलर वाला चेंज होता है, दे ऑल फोन बेस्ड। मैंने कमांड दिया, अभी आई वांट टू डू अंडू अंडू अंडू। अंडू मालूम है ना क्या होता है? तो अंडू करने के लिए सारे कमांड, सारे एक्शंस आर स्टोर्ड इन स्टैक। जब अंडू करते हो वही स्टैक को रिवर्स करते हो। बोलो बात समझ में आया? कैसे ना, आई कैन गो ऑन, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। सो बहुत यूजफुल होते हैं स्टैक्स।
इसलिए हम उनको पढ़ते हैं। कभी भी इंजीनियरिंग में नॉनसेंस नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको लगेगा ये फिजूल में पढ़ रहे हैं तो वो गलती आपकी है कि आपको उसका रीजन नहीं समझ में आया। फिजूल में कुछ नहीं है, इंक्लूडिंग मेट्राइसिस। जब बच्चों को मैं क्लास में आई थी, जब मैं बच्चों को क्लास में बताता हूँ मेट्राइसिस का यूज क्या होता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है। ये रोज यूज करने वाली चीज है। आप रोज इंस्टाग्राम में हर पोस्ट डालने के टाइम पे मेट्राइसिस यूज करते हो, बस आपको पता नहीं है। आप हर क्वेरी जो देते हो चैट जीपीटी को, मेट्राइसिस के थ्रू सॉल्व होता है। एनीवे हर चीज जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं बहुत यूजफुल होती है। आपको बस उसको खाली रियल वर्ल्ड पे अप्लाई करना आना चाहिए। और जब आपने अप्लाई करना सीख लिया ना, जब आपको हर चीज का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन समझ में आता है ना, फिर देखना आप वो चीज को कितना अच्छे से पढ़ोगे। क्योंकि पढ़ने की क्षमता आप में है। आप वो क्षमता अपने आप डिक्रीज कर देते हो जब आपको लगता है ये फालतू में पढ़ रहा है। जब आपको समझ में आएगा अरे ये पढ़ने से मैं ये बना सकती हूँ या ये बना सकता हूँ, इमिजिएटली आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा। क्योंकि आपको आखिर तो वो बनाना है, क्योंकि आप वो रोज यूज कर रहे हो। इंस्टाग्राम कौन नहीं यूज करते, पोस्ट कौन नहीं डालते, फिल्टर्स कौन नहीं डालते, है कि नहीं? सब में मेट्राइसेस यूज होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आ, तो ये है हमारा स्टैक। इधर स्टैक में कुछ तो था, उसके ऊपर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। तो ये जो एलिमेंट है, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक, इसको बोलते हैं टॉप ऑफ स्टैक। एड्रेसेस ले लो, ये है 4004, 4003, 4002, 4001। ये प्रोसेसर है। स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द मेमोरी। बराबर ना, व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस मेमोरी में होते हैं ना, तो स्टैक मेमोरी में होते हैं। बराबर है कि नहीं? प्रोसेसर में एक रजिस्टर है जिसका नाम है एसपी, स्टैक पॉइंटर। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक। समझे? एसपी कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक। एसपी को बोलते हैं स्टैक पॉइंटर, मतलब इट पॉइंट्स, मतलब इट गिव्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक। क्या एसपी में टॉप ऑफ स्टैक है? नहीं भाई, कैसे आ सकते हैं? स्टैक मेमोरी में है, उसका टॉप यूपी में कैसे होएगा? स्टैक मेमोरी में, उसका टॉप भी मेमोरी में है। स्टैक टॉप मेमोरी में है, उसका एड्रेस एसपी में। जैसे पीसी, याद करो 20 मिनट पहले, व्हाट वाज पीसी कंटेनिंग? द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन और द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस। तो जैसे पीसी भी एड्रेस दे रहा था, एसपी भी एड्रेस दे रहा है। दोनों अलग चीजों का एड्रेस दे रहे हैं, मगर दोनों एड्रेस दे रहे हैं। पीसी प्रोग्राम का एड्रेस दे रहे हैं, एसपी स्टैक का एड्रेस दे रहे हैं। जब आप व्हाट्सएप चला रहे हो, पीसी व्हाट्सएप का एड्रेस देगा और एसपी मैसेजेस का एड्रेस देगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? शाबाश शाबाश। अब स्टैक पे पहले तो ये मेरे को इधर थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स का जवाब दो। इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक? शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, टॉप ऑफ स्टैक। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक? देयरफॉर व्हाट इज एसपी? तीनों क्वेश्चन का जवाब दो। वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ स्टैक 4, एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक 4001, therefore what is sp? 4001। एक बार दोबारा वही बात समझा रहा हूं, sp does not contain the top of stack, it contains the address of the top of stack। बात समझ में आई? शाबाश, गुड स्टूडेंट। अब स्टैक में दो ऑपरेशंस होते हैं जिनको बोलते हैं पुश एंड पॉप। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, पुश एंड पॉप। स्टैक में कोई एलिमेंट डालने को पुश बोलते हैं और एलिमेंट निकालने को पॉप बोलते हैं। तो अब अगर मैं एक नया एलिमेंट पुश कर रहा हूं, कहने का मतलब क्या है? 4 फोटो है, आपने 5वां लिया, ठीक है, ज्यादा मत सोचो, उसका मतलब वो ये आपने एक नया एलिमेंट डाला स्टैक में, एक नया एसएमएस आया, एक नया व्हाट्सएप मैसेज आया, ज्यादा खुश मत हो, पे अटेंशन हियर। तो एक जब 5th एलिमेंट आएगा, तो क्या ये 4th एलिमेंट को निकाल देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये सब क्या रहे, और एक चाहिए, ये सब होने चाहिए। हाँ, तो ये आया 5th एलिमेंट। अब ये किधर आया? समझ गए ना? 4004, 3, 2, 1, 4000 पे। अब टॉप ऑफ स्टैक 5 है, मतलब अब एसपी को 4000 हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है ऑन एवरी पुश एसपी, उधर कैसे गया? SP will get decremented।
सिमिलरली अब मैं एक एलिमेंट निकालूंगा तो पहले ये बाहर निकलेगा, बिकॉज स्टैक वर्क्स इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये बाहर निकलते ही SP4001 हो जाएगा। मतलब ऑन एवरी पॉप SP विल गेट इंक्रीमेंटेड। आर यू ऑल क्लियर? प्लीज टेल मी, समझ में आई ये बात? चलो, अब कोई बच्चा बोलता है सर नहीं मैंने कॉलेज में देखा था ऑन पुश SP इज इंक्रीमेंटेड। कुछ गलत नहीं है, बात इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की नहीं है, बात इधर ये है कि अगर पुश में डिक्रीमेंट हो रहा है तो पॉप में इंक्रीमेंट होएगा। आपको वो लॉजिक समझना है कि पुश एंड पॉप विल डू ऑपोजिट एक्शंस, तो स्टैक उस हिसाब से ग्रो होएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों आता है, ये अदला बदली क्यों आती है? इंटेल की मस्ती की वजह से। इंटेल ने 8085 में ये मॉडल बनाया, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग स्टैक। ऑन एवरी पुश SP गेट्स डिक्रीमेंटेड, तो उसको बोलते हैं डिसेंडिंग स्टैक। 8086 डिसेंडिंग स्टैक, 286, 386, 486 पेंटियम, ऑल माइक्रो प्रोसेसर्स मेड बाय इंटेल, डिसेंडिंग स्टैक। माइक्रो कंट्रोलर्स 8051 असेंडिंग स्टैक, मतलब ऑन एवरी पुश SP इज इंक्रीमेंटेड, ऑन अ पॉप SP इज डिक्रीमेंटेड। मैं वापस बोल रहा हूं, हमको इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि ये पुश में इंक्रीमेंट होता है या पॉप में डिक्रीमेंट होता है। समझना आपको ये कि अगर पुश में इंक्रीमेंट होगा तो पॉप में डिक्रीमेंट होगा, अगर पुश में डिक्रीमेंट होगा तो पॉप में इंक्रीमेंट होगा। वो समझे, मतलब आपको ऑपरेशन समझ में आया। यू कैन इंप्लीमेंट इट। 100 रुपए का नोट है, ऐसे देखो ऐसे देखो, है तो 100 रुपए का ही नोट ना। समझ में आया कि नहीं? उल्टा सी स्टैक्स दोनों तरफ से। आर्म प्रोसेसर मैं वो भी पढ़ाता हूं, इसके लिए बता, मैं कुछ फेकू नहीं हूं, जो पढ़ाता हूं उस प्रोसेसर्स का एग्जांपल लूंगा। ARM processor में option is given to the programmer. Programmer can choose whether he or she wants an ascending stack or a descending stack. उस वो किस पे बेस होता है? वो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होता है, रैम किधर है, रोम किधर है। अब उधर नहीं जाते हैं, वरना ये पढ़ने जा रहे थे, ये पढ़ना चालू करेंगे। जो पढ़ रहे हैं उस पे फोकस करते हैं, ठीक है? तो ये समझ में आया ना, पुश एंड पॉप विल हैव ऑपोजिट इफेक्ट्स ऑन SP राइट नाउ, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप बोलो सर ठीक है ये समझा, असेंडिंग भी होते हैं डिसेंडिंग भी होते हैं, अगर किसी ने कुछ बोला नहीं तो हम क्या अज्यूम करें? डिसेंडिंग स्टैक। क्योंकि इंटेल के सारे माइक्रो प्रोसेसर्स जो हम यूज करते हैं अपने सब एग्जांपल्स में, उस पे स्टैक इज अ डिसेंडिंग स्टैक, तो हम बाय डिफॉल्ट यही अज्यूम करेंगे, ठीक है? तो SP समझ में आया, स्टैक समझ में आया। चलो, अब जितना हमने अभी तक सीखा उसके बेसिस पे एक समरी बनाते हैं। ये है हमारा प्रोसेसर, ये है हमारा मेमोरी। आप चाहो तो मैं इधर से शेप्स लेके परफेक्ट रेक्टेंगल्स बना सकता हूं, मुझे टाइम पास नहीं करना चाहते। हाँ, वो टाइम में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊं, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा फ्री हैंड हो जाएगा तो बुरा मत मानना। ऐसे नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, उल्टा इंटरेस्ट है चीजें सिखाने में, इंस्टेड ऑफ मेकिंग नीट डायग्राम्स एंड बोरिंग ईच अदर। चलो, मुझे बच्चों का टाइम नहीं वेस्ट करने को अच्छा लगता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंटली अपना टाइम नहीं वेस्ट करने को अच्छा लगता है। बहुत चीजें करनी है, बहुत छोटी जिंदगी होती है, बहुत कुछ अचीव करना है, तो फालतू फालतू चीजों में टाइम नहीं वेस्ट करते। चलो लुक हियर, पे अटेंशन। ये है प्रोसेसर, उसमें एक रजिस्टर है PC, एक और रजिस्टर। मैं नोट्स जो देता हूं बहुत सुंदर PDF प्रिंटेड फॉर्म में, कभी आज तक मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया फ्रॉम द ईयर 2000 कभी हैंड रिटन नोट्स नहीं दिया है। तो नोट्स में हर डायग्राम एकदम परफेक्ट होता है और मैं अपने हाथों से बनाता हूं। बट अभी बोर्ड पे वो सब करने के बदले सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। चलो, ये मेमोरी है, मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होता है, करेक्ट? यस। मेमोरी में स्टैक स्टोर होता है, करेक्ट? यस। मेमोरी में ऑर्डिनरी डेटा भी होता है, जो बिखरा हुआ डेटा होता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, हम किधर भी कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कोई भी फाइल किधर भी स्टोर कर सकते हैं। तो नॉर्मल डेटा भी मेमोरी में होता है, प्रोग्राम भी मेमोरी में होता है, स्टैक भी मेमोरी में होता है। ये प्रोसेसर है, उसके अंदर PC है, उसके अंदर SP है, और उसके अंदर बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो हमारे को दिए रहते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, ABC, R0, R1, R2, जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। थोड़ा भी अगर 8085, 8086 ऐसे कोई प्रोग्रामिंग की हो तो आपको मालूम होगा ऐसे रजिस्टर्स होते हैं। चलो, उनको बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर, इनको बोलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ये है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं टू स्टोर डेटा। अब तो ये सब का समरी ये है, जब प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस फेच करने हैं, फेच इंस्ट्रक्शंस, तब PC काम आएगा। जब प्रोसेसर को पुश या पॉप करना है ऑफ डेटा, मतलब नया मैसेज आया, मैसेज ओपन किया एटसेट्रा, तब SP काम आएगा।
जब प्रोसेसर को ऑर्डिनरी डेटा देना है, एक्सेस करना है, तो हमें खुद एड्रेस देना पड़ेगा। ये प्रोग्रामर का खुद का हेडेक है, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो आपको एड्रेस देना पड़ेगा वो डेटा एक्सेस करने के लिए। देखो, आपको इमेजेस एक्सेस करने हैं, आप इमेज फोल्डर में जाते हो। आपको व्हाट्सएप मैसेज एक्सेस करने हैं, आप व्हाट्सएप फोल्डर में जाते हो। आपको इंस्टाग्राम मैसेजेस एक्सेस करने हैं, आप इंस्टाग्राम फोल्डर में जाते हो। आपको नॉर्मल फाइल्स एक्सेस करने हैं, उसके लिए कोई फोल्डर नहीं हो, आपको खुद देखना है आपके फोन में कौन सा फाइल किधर स्टोर है और उसको एक्सेस करना है। आई ऑल क्लियर? आप रैंडमली फाइल्स को अलग अलग डायरेक्टरी बना के स्टोर कर सकते हो, तो वो आपका हेडेक है, फिर आपको याद करना है कौन से डायरेक्टरी में कौन सा फाइल है। आई ऑल क्लियर? सो दैट इज ऑर्डिनरी डेटा जो हमको अपने आप एड्रेस दे के एक्सेस करना है। ये प्रोग्राम है जिसको पीसी एक्सेस करता है, ये स्टैक है जिसको एसपी के थ्रू एक्सेस किया जाता है। और डेटा जो हमको प्रोग्राम के टाइम पे यूज करना है वो हम जनरल पर्पस रजिस्टर्स में रखते हैं। पीसी हर बार इंक्रीमेंट होते हैं, इसके लिए प्रोग्राम ऐसे चलता है। एसपी नॉर्मल बिहेवियर ये है, ऑन एवरी पुश डिक्रीमेंट, ऑन एवरी पॉप इंक्रीमेंट। तो स्टैक इस तरफ बढ़ता है, प्रोग्राम इस तरफ बढ़ता है। इसके लिए दोनों का ऑपोजिट बिहेवियर, प्रोग्राम को इधर रखते हैं, स्टैक को इधर रखते हैं, सबसे दोनों से दूर, सो दैट मिनिमम चांस ऑफ दीज टू ओवरराइटिंग ऑन ईच अदर। मेमोरी बहुत बड़ा होता है, और ये चांस को फिर अवॉइड करते हैं 8086 में बाय सेगमेंटेशन। लेट्स नॉट गेट देयर, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। चलो, तो ये था प्रोग्राम एंड स्टैक। अब जो आपको ये सब समझ में आया है, अब देखो कितना आसान है ये डायग्राम समझना, और इसके साथ हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है। अब यू आर इन द पोजिशन टू से कि हाँ, मेरा सीओए सब्जेक्ट में कुछ तो पकड़ आ गया है, कुछ कुछ चीजें अभी क्वेश्चंस तो मैं अभी सॉल्व कर सकती हूं या कर सकता हूं। आई एनकरेज both genders just equally because I never believe any one is better than the other. So इसके लिए अगर मैं ऐसे बोलता हूँ वो इसके लिए कि I come from a very strong school of thought about gender equality. चलो anyway, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्रोसेसर, दो भागों में डिवाइडेड है, जो बहुत आसानी से आपको देख के समझ में आए। इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब यहां पे एग्जीक्यूशन होता है। क्या होता है? एग्जीक्यूशन। और ये है प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, यहां पे फेच एंड डीकोड होता है। इंस्ट्रक्शन यहां ये यूनिट फेच एंड डीकोड करता है, ये यूनिट उसको एग्जीक्यूट करता है। बोलो समझ में आया? ये जो बीच का भाग है, इधर हमारे तीनों बसेस है, एड्रेस, डेटा, कंट्रोल, जो मेमोरी से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हर इंस्ट्रक्शन की जर्नी कहां से शुरू होती है? पीसी से। ये है हमारा पीसी। क्या देता है ये? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ये एड्रेस जाएगा एड्रेस जनरेशन लॉजिक पे। दिख रहा है? शाबाश बेटा। लेट्स से 1000 है, तो 1000 गया एड्रेस जनरेशन लॉजिक पे। वो जाएगा एड्रेस बस पे, बराबर ना? एड्रेस जाएगा एड्रेस बस में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ऑब्वियस बात बोली मैंने। एनीथिंग दैट गोज ऑन द एड्रेस बस temporarily is held by this register called MAR, memory address register, या in short address register। तो MAR क्या करता है? एड्रेस को पकड़ के रखता है बस में, वरना एड्रेस आएगा जाएगा, आएगा जाएगा नहीं होना चाहिए। बस थोड़ी पकड़ेगा, बस तो वायर है, वायर में करंट स्टोर नहीं होते, करंट पास होते हैं। स्टोर करने के लिए उधर कुछ रजिस्टर लगेगा। आई ऑल क्लियर? दैट इज MAR। समझा ना? समझा कि नहीं? इनको बोलते हैं बफर रजिस्टर्स, मेमोरी एड्रेस बफर, मेमोरी डेटा बफर, एटसेट्रा। सिंपल, आपका कैलकुलेटर है, आपके कैलकुलेटर में आपने किया 2+3 इक्वल टू दबाया, आंसर क्या है? 5। नो ऑब्वियस। ये आंसर कैलकुलेट किसने किया? ALU ने, जो प्रोसेसर के अंदर है। अब प्रोसेसर थोड़ी आपको आंसर डिस्प्ले कर रहा है, आंसर तो आपको LED में डिस्प्ले हो रहा है, LCD में, जो आपका डिस्प्ले पैनल है उसमें डिस्प्ले हो रहा है। उसको आंसर भेजा किसने? प्रोसेसर ने। अब प्रोसेसर आंसर भेजेगा 5। क्या वो आंसर आके चले जाना चाहिए? 5 गया, आपने देखा नहीं, आपकी गलती है, देखना चाहिए था, आके गया नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आंसर आया तो टिका रहना चाहिए। वो कैसे टिका रहता है? जो बस है, जो प्रोसेसर से वो LCD पे जाती है, उसमें ऐसा बफर होता है, वो बफर वो वैल्यू को पकड़ता है। बोलो बात समझ में आया? शाबाश। तो हर बस कनेक्शन में ऐसे बफर रजिस्टर्स होते ही हैं। तो एड्रेस जनरेशन लॉजिक ने एड्रेस दिया, वो एड्रेस
एड्रेस बस में पकड़ने के लिए MAR ने पकड़ लिया, तो ये एड्रेस 1000 इधर आया, इधर से एड्रेस बस पे गया। अब ये एड्रेस गया मेमोरी में, उधर से इंस्ट्रक्शन फेच होके आया। बोलो कौन से बस से आएगा? गलत बात मत बोलना, दिल मत तोड़ना, बहुत मेहनत से सिखाया है। हाँ, जो इंस्ट्रक्शन आएगा कौन से बस से आएगा? डेटा बस। शाबाश। हाँ, डेटा भी डेटा बस से आता है, इंस्ट्रक्शन भी डेटा बस से आता है। सब समझे कि नहीं? तो अगर डेटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, जो भी चीज डेटा बस से आएगा, पहले MBR, ऑल्सो कॉल्ड MDR, सिंपली स्पीकिंग डेटा रजिस्टर। जैसे एड्रेस रजिस्टर है वैसे डेटा रजिस्टर होते हैं। तो हर एड्रेस बस वाली हर चीज MAR के थ्रू जाती है, डेटा बस वाली हर चीज MBR के थ्रू जाती है, जिसको MDR भी बोलते हैं। अलग टेक्स्ट बुक, डिफरेंट नेम, सेम रजिस्टर। अब इधर आया इंस्ट्रक्शन। बोलो, डेटा बस से डेटा भी आ सकता था, इंस्ट्रक्शन भी आ सकता था। अगर डेटा आता ना तो जाता था जनरल पर्पस रजिस्टर्स। ये जो रजिस्टर फाइल है ये है हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स। तो अगर डेटा आता तो रजिस्टर्स में जाता, मगर अभी डेटा थोड़ी आया, इंस्ट्रक्शन आया। तो इधर से घूम के, इधर से ये बस पकड़ के, ये बस पकड़ के IR में आ जाएगा। दिस इज IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बोलो, बात समझ में आई? समझ में आ रहा है प्रोसेसर काम कैसे करते हैं? एक बार शुरुआत से। पीसी ने दिया एड्रेस, गया एड्रेस जनरेशन लॉजिक पे, उधर से गया MAR, उसने एड्रेस पकड़ा, ये एड्रेस अभी उसने बस में मेंटेन किया। एड्रेस गया मेमोरी के पास, मेमोरी से फेच किया इंस्ट्रक्शन जो डेटा बस से आया, पहले गया MBR में। अब MBR में डेटा भी आ सकता था, इंस्ट्रक्शन भी आ सकता था। अगर डेटा आता था तो जाता था जनरल पर्पस रजिस्टर में, मगर ये डेटा थोड़ी है, इंस्ट्रक्शन है। तो घूम के आएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये सब चीजें भर भर के यूज करेंगे जब कंट्रोल यूनिट बनाएंगे। तो जितना साउंड ये डायग्राम को समझोगे ना, उतना आगे ये सब्जेक्ट इजी होते जाएगा। चलो, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन आया, मतलब फेचिंग खत्म हो गया। अब ये जाएगा कंट्रोल यूनिट में, जो इसको डिकोड करेगा और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। उस दौरान पीसी क्या हो जाना चाहिए? इंक्रीमेंट। वो करेगा एड्रेस जनरेशन लॉजिक। इसने जो पीसी का वैल्यू लिया था उसमें +1 करके वापस भेजेगा। दिख रहे हैं ना, बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है। एड्रेस लिया, +1 करके वापस भेज देगा। दैट इज वाई पीसी कंटेन्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्लीज टेल मी, ये बात भी क्लियरली समझ में आ गई? शाबाश बेटा, शाबाश। चलो, पे अटेंशन, आई एम जस्ट कीपिंग अ ट्रैक ऑन टाइम। या चलो, लुक हियर नाउ। मैंने क्या बोला? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जनरेट्स कंट्रोल सिग्नल्स। जनरेट्स, ये आपको दिख रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, नीचे नहीं है ये सब जगह पे। कंट्रोल यूनिट क्या है? इट्स द ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी। मेरे को बताओ, मैंने ये पेन को ये हाथ में लिया, इधर से ये हाथ में लिया, इधर से नीचे रखा। हु डिड इट? हु डिड इट? हैंड्स। हु कंट्रोल्ड इट? द ब्रेन। समझा ना? ब्रेन खुद कुछ नहीं करते, मगर कंट्रोल सिग्नल्स भेज के सबसे काम करवाता है। सिमिलरली कंट्रोल यूनिट खुद कुछ नहीं करते, मगर पूरे सब्जेक्ट का सबसे बड़ा टॉपिक है। खुद कुछ नहीं करते, मगर दिस इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये सबको बताता है क्या करना है। बोलो, बात समझ में है? ये ALU है। कैन ALU ऐड? ऑफ कोर्स। सब्ट्रैक्ट? यस। मल्टीप्लाई? यस। डिवाइड? यस। ALU कैन डू अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। सो शुड द ALU डू वॉट एवर इट फील्स लाइक, जो उसके मन में है। आज फ्राइडे है, आज खाली मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे थोड़ी है। ALU should do what we want. How do we tell what we want? By instructions. इंस्ट्रक्शन तो ALU के पास जाता ही नहीं है, इंस्ट्रक्शन तो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। ये डिकोड करके ALU को बोलते हैं, अजय भैया अभी ऐड करना है, चलो भाई अभी सब ट्रैक करना है। समझा कि नहीं? अगर मेरा इंस्ट्रक्शन है ऐड A, B, मतलब मेरे को A+B ऐड करना है। बट अगर मेरा इंस्ट्रक्शन है ऐड C, D, तो मेरे को C+D ऐड करना है। तो ALU ऐड करेगा, ये तो मैंने बता दिया। अभी A और B जाने चाहिए या C एंड D जाने चाहिए, वो कैसे समझ में आएगा? वो भी कंट्रोल यूनिट बताएगा। जब वो इंस्ट्रक्शन डिकोड करेगा, वो इसको बताएगा, चलो A अपना वैल्यू निकालो, चलो B अपना वैल्यू निकालो, एंड सो ऑन। मतलब हर चीज को कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। बस फर्क क्या है कंट्रोल यूनिट में और ह्यूमन ब्रेन में? हम अपना दिमाग खुद चलाते हैं, हम वो करते हैं जो हमको करना है। मतलब वी हैव अ माइंड ऑफ आवर ओन। मगर कंट्रोल यूनिट कैन नॉट डू व्हाट इट फील्स लाइक, इट विल डू व्हाट द प्रोग्रामर वांट्स। एंड व्हाट द प्रोग्रामर वांट्स, व्हिच मींस व्हाट यू वांट, इज गिवन बाय इंस्ट्रक्शंस। सो इसीलिए
the input to the control unit is instruction and the output are control signals. हर instruction के basis पे ये control signals बनाते हैं. Please tell me, is this clear? समझ में आ रही है बात? शाबाश. तो हमने ये समझा. अब इधर एक ही बॉक्स है जो मैंने नहीं समझा है, क्योंकि ये हमको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से आता है. कोई भी स्टैक बेस्ड ऑपरेशन होगा तो एसपी एड्रेस देगा. व्हाट आर द टू स्टैक बेस्ड ऑपरेशंस? नाम बोलो. पुश, पॉप. पुश हुआ तो भी एसपी एड्रेस देगा, पॉप हुआ तो भी एसपी एड्रेस देगा. पुश हुआ तो एड्रेस जनरेटर एड्रेस भेज के इंक्रीमेंट कर डिक्रीमेंट करके वापस भेज देगा एसपी में, और पॉप हुआ तो इंक्रीमेंट करके भेज देगा. So that is why this link also, just like PC, is bidirectional. Please tell me, did you all understand? PC, SP, MAR, address generation, instruction law, register and control unit. ये समझ में आया? आप बोलोगे सर ठीक है सब समझा, ये लिंक नहीं समझा. वेरी गुड. अगर आप ये नहीं पूछोगे ना तो मुझे खराब लगेगा. पूछोगे तो नहीं, नहीं पूछोगे तो खराब लगेगा, क्योंकि उसका मतलब है इंटरेस्ट लेवल पूरा नहीं है. फिर क्यों पढ़ा रहा हूं? फिर क्या फायदा? जब बच्चे ऐसे बोलते सर 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 सर, वो रहेगा. अभी आज डिवीजन करा रहा था पेड बैच में. कुछ 110 बच्चे लाइव थे, या पता नहीं कितने. लाइक्स देख के तो मैं 110 बोल रहा था, पता नहीं कितने उस वक्त लाइव थे. मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव किया, रिस्टोरिंग डिवीजन किया, नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन किया. अब रिस्टोरिंग डिवीजन फॉर साइन नंबर्स एक खतरनाक एल्गोरिथम है जो नॉर्मली नहीं लगता है बच्चों को, क्योंकि गेट में उसका मेंशन भी नहीं है. एक बच्चे ने बोला सर नेगेटिव डिवीजन करके बताओ ना. फिर दूसरे ने बोला, फिर तीसरे ने बोला. इतना खुशी हुई वो सुन के, मैं बोला चलो उस वो भी एल्गोरिथम जो बहुत परे है सिलेबस से, वो भी सिखा देता हूँ. क्यों? क्योंकि बच्चे ने पूछा. आता है, जरूर सिखाऊंगा, भले टाइम लगे एक्स्ट्रा. तो ऐसे ही जब बच्चे पूछते हैं क्वेश्चंस, यू एनकरेज द टीचर. टीचर देन फील्स लाइक गिविंग द बेस्ट. तो ये अगर आपके मन में आया कि सर ने ये तो बताया नहीं है, देन आई लाइक यू. अगर नहीं आया तो थोड़ा इंटरेस्ट लेवल बढ़ाओ. ये एक ही चीज है जो ये पूरे सेक्शन में मैंने नहीं सिखाई है. चलो और भी एक छोटा, अगर आप बोलो, इधर से एक लिंक आ रहा है स्टेटस रजिस्टर वाला, ये 1 2, बाकी का समझ में है तो चलो क्लीन ऑल. अब ये दोनों लिंक हम सीखेंगे, मगर ये दोनों लिंक सीखने के पहले, बस ये दोनों सीख लिया ना तो डायग्राम खत्म हो गया. मगर उसके पहले मुझे एक इंस्ट्रक्शन का वर्किंग बताओ कि मुझे भी लगे आपको समझ में आ रहा है. ये मेमोरी है. मेमोरी में ये है एड्रेस 7000. उसमें एक इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है जो है एड बी कमा सी. मेरे को ये इंस्ट्रक्शन का पूरा वर्किंग बताओ. अगर मेरे को ये इंस्ट्रक्शन करना है, पहले मेरे को ये इंस्ट्रक्शन को फेच करना पड़ेगा. एड्रेस कौन देगा? पीसी. क्या एड्रेस देगा? 7000. ये 7000 एड्रेस जनरेटर में आएगा, उधर से एमएआर में आएगा, उधर से एड्रेस बस में जाएगा, उधर से मेमोरी में जाएगा, उधर से इंस्ट्रक्शन आएगा. क्या इंस्ट्रक्शन आएगा बोलो? एड बी कमा सी इंस्ट्रक्शन आएगा. वो आएगा थ्रू डेटा रजिस्टर. उधर से जनरल पर्पस रजिस्टर में नहीं जाएगा, घूम के जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. मेरे को बोलो क्या ये ऐसे दिखेगा जब इधर आएगा? बिल्कुल नहीं. फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था हम लिखते ये हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन ऑप कोड. याद है कि नहीं? मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं. 3 इट कैन बी एनी ऑप कोड. ऑप कोड इज अ पैटर्न ऑफ बाइनरी बिट्स. 00111110 3. अब मैंने 3 बोला तो वही लिखूंगा ना. तो जो आएगा इधर वो है ऑप कोड. कंट्रोल यूनिट ये ऑप कोड को डीकोड करेगा, समझेगा कि ये पैटर्न का मतलब क्या है. समझ गया? ऐड बी कमा सी. 3 सिग्नल बनाएगा. एक सिग्नल बी को देगा, बोलेगा चलो वैल्यू भेजो. एक सिग्नल सी को देगा, बोलेगा चलो वैल्यू भेजो. एक सिग्नल एएलयू को देगा, बोलेगा चलो दोनों को ऐड करो. ऐड कर दिया. फिर एक सिग्नल बी को देगा, बोलेगा अभी चलो ये वैल्यू पकड़ो. इसके लिए बाई डायरेक्शनल लिंक. बोलो बात समझ में आई? अब ऐड बी साइड बाय साइड जब ये हो रहा है, साइड बाय साइड से ये इंक्रीमेंट करके इसको 7001 बना देगा. समझा कि नहीं? एक इंस्ट्रक्शन समझा तो सब समझा. चलो अभी 1 2 3, बस ये 3 चीजें हैं जो मैंने नहीं सिखाई है, वो भी अभी सिखा दूंगा. पे अटेंशन. पहला चीज, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टेटस रजिस्टर, जिसका दूसरा नाम है फ्लैग रजिस्टर. इसमें होते हैं वेरियस फ्लैग्स. अलग अलग प्रोसेसर का फ्लैग रजिस्टर अलग दिखता है. 8085 का अलग है, 8086, 386, 486, पेंटियम, 8051, आर्म,
पिक 80196, ये सब प्रोसेसर्स तो मैं पढ़ाता हूँ, इन सब का फ्लैग रजिस्टर अलग दिखते हैं। वैसे ही बाकी के प्रोसेसर्स है उनका भी फ्लैग रजिस्टर अलग दिखता है, मगर कुछ कुछ फ्लैग्स है जो हर प्रोसेसर में कॉमन होते हैं, तो मैं खाली वो फ्लैग्स की बात करता हूँ। साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग। चलो, साइन फ्लैग क्या बताएगा? साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, किसके बारे में बताएगा? ऑपरेंड के बारे में या रिजल्ट? ऑपरेंड वो होते हैं जो हम देते हैं, रिजल्ट वो होता है जो बन के आता है, तो किसका साइन बताएगा? ऑब्वियसली रिजल्ट का। ऑपरेंड का क्या बता रहे हैं? मैंने ही तो दिया है नंबर, मेरे को क्या बता रहा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नंबर मेरे हाथ से ही तो गया है, मुझे पता करना है ये दोनों नंबर को ऐड करो तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, एंड सो ऑन। बात समझ में आई? तो साइन फ्लैग टेल्स अस वेदर द रिजल्ट is positive or negative. Zero flag tells us whether the result is zero or not. Carry flag tells us whether the result has a carry or not. Parity flag tells us whether the result has even parity या odd parity। मतलब ये सब किसके बारे में बता रहे हैं? रिजल्ट के बारे में। एक जवाब देना, ये सब क्या बता रहे हैं आपको? रिजल्ट या स्टेटस ऑफ द रिजल्ट? स्टेटस ऑफ द रिजल्ट, दैट इज वाई इसका नाम है स्टेटस रजिस्टर। समझ में आया कि नहीं? ये रिजल्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं, रिजल्ट का वैल्यू नहीं बता रहे। रिजल्ट तो कोई ना कोई रजिस्टर, आपने लिखा है ऐड बी कमा सी, तो रिजल्ट तो बी में स्टोर होएगा। कई बार एज अ प्रोग्रामर आपको रिजल्ट के वैल्यू में इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको खाली ये जानना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है या फलाना है, ऐसे रिजल्ट का स्टेटस जानना है आपको। अगर एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो तो सही। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। ऐसे कब होएगा कि प्रोग्रामर को रिजल्ट से ज्यादा उसके स्टेटस में इंटरेस्ट है? चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल। आपको दो नंबर कंपेयर करने हैं, दो रजिस्टर कंपेयर करने हैं। यू वांट टू नो विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर, वेदर दे आर इक्वल। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर्स? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो फर्स्ट वाला बड़ा है, अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो सेकेंड वाला बड़ा है, अगर रिजल्ट जीरो है तो दोनों सेम है। समझा कि नहीं? तो ये सब्ट्रैक्शन के बाद आपको रिजल्ट के वैल्यू में इंटरेस्ट है या साइन में इंटरेस्ट है? समझा कि नहीं? हाँ, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। जिसने प्रोग्रामिंग की है और सिखाई है उसके लिए ये सब एग्जाम्पल ढूंढने की कोई बड़ी बात ही नहीं है। हजारों केसेस है जहां पे आपको फ्लैग्स की जरूरत पड़ती है। आप एक लूप बना रहे हो, लूप का काउंट आपने रख दिया है 5, आपको 5 आइट्रेशन चाहिए। आप हर आइट्रेशन के बाद वो काउंट को डिक्रीमेंट कर रहे हो। बोलो लूप आपका कब टूटेगा? जब वो काउंट जीरो होएगा। समझा कि नहीं? अगर 100 रखा है तो 100 आइट्रेशन के बाद, 1000 रखा है तो 1000 आइट्रेशन के बाद। बात यह है कि जब वो काउंट जीरो होएगा तब लूप टूटेगा। समझ में आया कि नहीं? तो जब आप हर आइट्रेशन कर रहे हो आपको काउंट चेक करना है। क्या आपको काउंट के वैल्यू में इंटरेस्ट है? अभी 25 हुआ, अभी 24 हुआ, अच्छा अभी 23 हुआ, अच्छा अभी 20। आपको थोड़ी उसके वैल्यू में इंटरेस्ट है, आपको इस बात में इंटरेस्ट है कि वो जीरो हुआ है कि नहीं। तो आप चेक करोगे साइन जीरो फ्लैग। समझा? आई कैन गो ऑन द होल डे। गॉट द पॉइंट? शाबाश। तो ऐसे फ्लैग्स होते हैं जो हमको रिजल्ट का स्टेटस बताते हैं। आर यू क्लियर? इनके ऊपर कंडीशनल जंप्स बेस्ड होते हैं। एक इंस्ट्रक्शन होता है जंप 2000, इसका मतलब है प्रोग्राम विल टेक अ जंप टू लोकेशन 2000। ये हमेशा जंप करेगा, हमेशा जंप करेगा, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल जंप। और फिर एक होता है जे, इसीलिए मैं हाथ नहीं लगाता हूं, आई डोंट नो व्हाई टच द बोर्ड। जे सी 2000। जे सी 2000 का मतलब होता है जंप इफ कैरी। अगर कैरी फ्लैग 1 है तो जंप करेगा, 2000 पे जाएगा। अगर कैरी फ्लैग 0 है तो जंप नहीं करेगा, सीधा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। बोलो बात समझ में है? तो इसको बोलते हैं कंडीशनल जंप्स। और ऐसे कंडीशनल जंप्स बहुत सारे होते हैं। जे सी, जे एन सी, जे जेड, जे एन जेड, जे पी ई, जे पी ओ, जे एम, जे पी। जंप इफ कैरी, जंप इफ no carry, jump if zero, jump if no zero, jump if parity even, jump if parity odd, jump if minus, jump if plus। ये बेस्ड होते हैं कैरी फ्लैग पे, ये बेस्ड होते हैं जीरो फ्लैग पे, ये बेस्ड होते हैं पैरिटी फ्लैग पे, ये बेस्ड होते हैं साइन फ्लैग पे। आपको इनमें से कोई नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कंडीशनल जंप्स आर बेस्ड ऑन स्टेटस फ्लैग्स बस। इधर से आपको ये लिंक समझ में आता है?
अगर कंट्रोल यूनिट को एक इंस्ट्रक्शन मिला जंप 2000, ये है अनकंडीशनल जंप, सीधा कंट्रोल सिग्नल देगा कि इंस्ट्रक्शन में से 2000 पकड़ो। 2000 भी इंस्ट्रक्शन से आ रहा है ना, इंस्ट्रक्शन से आ रहा है ना, इंस्ट्रक्शन से आ रहा है मतलब डेटा बस से आ रहा है, इंस्ट्रक्शन डेटा बस से आती है, तो 2000 आएगा, उसको लेके पीसी में डाल दो, बिकॉज नाउ 2000 इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। जब प्रोग्राम 2000 पे जंप करते हैं, पीसी का डेफिनेशन क्या है, इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब ये सीधा लो और पीसी में डालो। अब समझा ये लिंक, नया एड्रेस भी जो हम व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं, ये बात भी डेटा बस के थ्रू प्रोसेसर में जाती है। व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं मतलब हम उसका एड्रेस दे रहे हैं, मतलब एड्रेस भी जब प्रोसेसर के अंदर आते हैं तो डेटा बस के थ्रू आते हैं, समझा कि नहीं? क्योंकि वो आता तो इंस्ट्रक्शन का पार्ट है ना, जंप 2000 इज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ना, तो वो एड्रेस इंस्ट्रक्शन आते हैं डेटा बस से, मतलब वो 2000 भी आया तो डेटा बस से, मगर अभी वो एड्रेस है, तो आएगा एमएआर थ्रू द उधर, फ्रॉम देयर इट विल गो टू द एड्रेस जनरेशन लॉजिक, विल गो टू पीसी। आर यू क्लियर? मतलब जब इंस्ट्रक्शन में ही एड्रेस आता है तो वो भी आता तो डेटा बस से मगर जाता पीसी में। तो कहने का मतलब है, अगर कंट्रोल यूनिट देखते हैं कि जंप 2000 है तो बोलेगा सीधा लेके डाल दो, बट अगर देखता है कि जेसी 2000 है तो बोलते हैं एक मिनट, एक मिनट, पहले तुम इधर आओ, बताओ कैरी फ्लैग 1 है कि नहीं। कैरी फ्लैग 1 है मतलब जंप करना है, तो ये एड्रेस डालो। कैरी फ्लैग 0 है तो इग्नोर करो, पीसी को सिंपली इंक्रीमेंट करना, खत्म। दैट फिनिशेस ऑल दोस 3 लिंक्स which were missing. Please tell me, did you understand? इससे आपको क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर्स मिले? मैं क्वेश्चंस बोलते जाता हूं, आंसर करना। कंडीशनल जंप्स आर बेस्ड ऑन, ये है क्वेश्चन नंबर 7, शायद शायद, हाँ मैं इसका नंबर 7 दे रहा हूं, अब उसके हिसाब से आंसर लिखना कमेंट में। आर बेस्ड ऑन बीसीडी कोड्स, एक्सेस 3 कोड्स, condition codes, none of the above. आंसर है कंडीशन कोड्स। कंडीशन कोड्स मतलब फ्लैग्स। आर यू क्लियर? कंडीशनल जंप्स आर बेस्ड ऑन फ्लैग्स। समझ में आया? वो फ्लैग्स को ही बोलते हैं कंडीशन कोड्स। और एक और एक और एक और एक और एक इंस्ट्रक्शन is decoded by ALU, MAR, MBR, कंट्रोल यूनिट। डिकोडिंग कौन करता है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। डिकोडिंग करता है कंट्रोल यूनिट। यस एवरीबॉडी क्लियर? हाँ, ये कौन है? स्टेटस रजिस्टर। व्हाट डज इट कंटेन? फ्लैग्स। व्हाट डू फ्लैग्स गिव यू? स्टेटस ऑफ द करंट रिजल्ट। हु प्रोड्यूसेस द रिजल्ट? हर रिजल्ट को बनाता कौन है? एएलयू। इसके लिए एएलयू फ्लैग्स को अपडेट करता है, हम फ्लैग्स को रीड करते हैं थ्रू कंडीशनल जंप्स। आर यू ऑल क्लियर? चलो, दैट फिनिशेस वॉन न्यूमन मॉडल। ये बहुत दिल थी मेरी कि ये चीज को एक फ्री वीडियो बना के सबको दे। देखो, अगर मुझे एक फ्री वीडियो या एक फ्री टॉपिक बनाना है, मैं कुछ भी टॉपिक बना सकता हूँ। पॉइंट ये है कि ऐसा टॉपिक बनाओ जिससे खाली ये टॉपिक नहीं, आपका पूरा सब्जेक्ट आसान हो जाए। तो इसीलिए ये टॉपिक पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। आपने देखा, ये मेरा प्लान था 1 घंटे का वीडियो बनाने का, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हो गया है। और इट्स नॉट जस्ट द टाइम, इट्स द एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड। बट मैंने सोचा कि यस, एक ऐसा टॉपिक बनाए जो पूरा एएलयू, पूरा कंट्रोल यूनिट, पूरा प्रोसेसर को खोल के समझा दे, जिससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये पढ़ने में मजा आया। जितना आप कमेंट्स में लिख के एनकरेज करोगे, उतना मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, उतना अन अकेडमी को प्रोत्साहन मिलेगा कि वो मुझे बोले ऐसे और 2-3 वीडियोस बनाओ। ठीक है, होप टू सी यू समवेयर और द अदर, ईदर मे बी एज अ फ्री स्टूडेंट ऑन यूट्यूब और एज अ पेड स्टूडेंट और ऑन अकेडमी, chasing your dreams to get into ISRO, BARC, DRDO, IITs and beyond. ठीक है, hope to see you there. Wish you all the best. Do well.